गोना स्टार्ट विद एसए 220 नाउ एंड उसके साथ में एक प्यारा सा नाम जो आप सबको पता और आप लोगों को लगता है सर यही नहीं समझ आता कौन सा 220 है कौन सा SQC1 है। और स्पेशली तो सर SQC1 का नाम अगर आप हमसे अभी भी पूछोगे ना, इवन हम लोग पढ़ भी चुके हैं एक बार ऑडिट, क्योंकि हम तो फास्ट ट्रैक लगा रहे हैं, तो भी हमें SQC1 का नाम अभी भी याद नहीं है। क्या आप हमें नाम याद करवा देंगे? अगर आपने इस वीडियो के खत्म होने से पहले हमें नाम याद करवा दिया ना सर, तो मान जाएंगे आपको। चलो, ये चैलेंज रहा मेरा और आपका कि आपको ये लेक्चर, ये जो एक सवा घंटा लगेगा, हमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, उसके अंदर हम जो ये 220 SQC1 पूरा खत्म कर देंगे। आप हमेशा इसको रिवाइज कर सकते हो। और हम क्या एंटायरली कवर करेंगे? बिल्कुल। मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा कहां से पढ़ना है, कौन सा कहां से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और क्या रेलेवेंस है इसको पढ़ने की। और सिर्फ हम क्या नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ 220 और SQC1 नहीं पढ़ने वाले, इसके एक लाइन के अंदर ना इतने सारे कंसेप्ट आ जाएंगे बीच में, अभी आपको पता चलेगा जब मैं उसको आपको आगे लेके जाऊंगा, वो सब भी हम आज ही कवर कर लेंगे। तो ये वाला टॉपिक है सारा का सारा कवर करेगा बिल्कुल। हम लोग क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, 210 हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, हमें एग्रीमेंट करना आ चुका है, हमें एंगेजमेंट लेटर लिखनी आ चुकी है, हमें चेंज कब करना है नहीं करना है पता है, हमें लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस पे कब जाना है कब नहीं जाना पता है। अब हमें ये भी पता है कि एंगेजमेंट टर्म्स में अगर रिवीजन आती है रेकरिंग ऑडिट के केस में तब कब नहीं करनी है, और अगर रिस्ट्रिक्शन लगाती है मैनेजमेंट और उनके रीजंस वो इनकम्प्लीट वगैरह वाले होते हैं, कौन से अनसेटिस्फैक्टरी वाले, तो हमें याद रहेगा कि हमें नहीं मानना है। क्या ये सारी बातें तुम लोगों को याद है? यस सर, याद है सर, अभी अभी 210 लगाया है। अब आगे बढ़ो सर और ये भी सिखा दो। तो सर देखो, मैंने बात करी थी ऑडिटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपनी ऑडिटर एंगेजमेंट टर्म्स में तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है ना, वो सिर्फ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड लिखता है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है जो वो कहीं लिखे ना भी ना, तो भी उसके लिए वो मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आई थी? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जब ऑडिटर ने बोला क्या, कि जो ये हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, ये किस लिए देते हैं? ताकि कॉन्फिडेंस आए यूजर को। अरे भाई, यूजर को कॉन्फिडेंस तो तब आएगा ना जब इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्वांटिटी के साथ साथ में क्या मिले उसको, क्वालिटी भी मिले। तुमने मैटर सारे लिखे, बात मान ली, तुमने सारे प्रोसीजर लिखे, बात मान ली, बट क्या तुमने क्वालिटी यूज करी या नहीं करी? क्या तुमने उसको उस तरीके से करा या नहीं करा? वो सारी बातें, वो सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स, वो सारे एरियाज जहां जहां पे भी ऑडिटर को बैक ऑफ द माइंड 200 की गाइडेंस चाहिए थी, वो उसने ली या नहीं ली? तो वो सारे एरियाज क्या हम लोगों ने सही तरीके से फॉलो करे? तभी तो क्वालिटी आएगी ना। आपने उसको एथिकली काम करा या नहीं करा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज करा या नहीं करा, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान में रखा या नहीं रखा, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान में रखा या नहीं रखा। यही तो चीज क्या बताती है कि आपने किसी काम को उस हिसाब से करा है जिस हिसाब से वो होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो बेसिकली सर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की। क्या? कि मुझे हाई क्वालिटी मेंटेन करनी है ऑडिट करते हुए। सर ऑडिट करते हुए मत बोलो, मतलब सर ऑडिट करते हुए मत बोलो। पहले तो मेरे दिमाग में तुम लोग, और तुम मेरे साथ एक बात मान लो, क्या SQC1 किसको गवर्न करता है सर? क्वालिटी को। 220 क्या करता है सर? सर 220 भी तो क्वालिटी को ही करता है। अटक गए ना मेरे साथ साथ? सर एक बार और बहुत अच्छे से समझो तो, क्या सर SQC1 क्या कहता है? कि मेरे पास सिस्टम है। SQC1 कहता है कि मेरे पास सिस्टम है जिसके अंदर हम पूरी क्वालिटी की बात करते हैं। और ऐसे 220 बोलता है कि मैंने आप ही के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ना पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना ली है ऑडिट के लिए। तो अगर कोई सिस्टम बनाया जाता है, क्या वो किसी एक चीज के लिए बनाया जाता होगा? नहीं सर। अगर मैंने किसी चीज का सिस्टम डिजाइन किया है, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में लगेगा? नहीं सर, उसके साथ में जितनी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हो ना सर, याद करा दो एक बारी, मतलब एसए पे तो लगेगा ही लगेगा। यस सर, क्योंकि उसमें से 220 उठा रहा है। उसके साथ में SREs पे भी लगता है, SAEs पे भी लगता है, और SRS पे भी लगता है। तो मतलब सर वो जो सारे के सारे कहां से शुरू होते हैं? स्टैंडर्ड 200 से जो शुरू होते हैं, 700 फिर 800 की सीरीज आती है, उस पर भी लगता है, बिल्कुल लगता है। फिर 2400 पे लगता है, बिल्कुल लगता है। फिर 3400 की सीरीज पे भी लगता है, बिल्कुल लगता है। और साथ में 4400 की सीरीज पे भी लगता है। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। ये बात कहां लिखी है? यहां लिखी है कि SQC1 डील्स विद ऑल का मतलब एसए, एसएई, एसआरईज, एसआरएस। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब सर कहने को कि वो ऑडिट पे भी लगता है, रिव्यू पे भी लगता है, और अदर रिलेटेड एश्योरेंस सर्विसेज पे भी लगता है, ये भी कह सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? सर क्लियर है। सर बहुत बढ़िया। तो मतलब सर ये वाली बातें आपने बता दी, ये क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम होता है, और इसके बेसिस पे ही ऐसे 220 क्या उठाता है? अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उठाता है। पॉलिसीज के साथ में यहाँ पे प्रोसीजर्स भी आएगा। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आता है जो उसके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे उसने डिफाइन करी होती है। क्या मेरी बात डन है? सर डन है। चलिए सर, SQC1 एंटायर फॉर्म के लिए लगता है, बिल्कुल सर, SQC1 एंटायर फॉर्म के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन 220 किसके ऊपर लगता है सर? वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर लगता है जिसकी हम बात करें। तो जब हम ऑडिट करते हुए जिसकी बात करेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे? SA 220 लगाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो पूरी की पूरी फॉर्म के ऊपर क्या लगेगा?
SQC1 लगेगा। सर अब कहानी आती है कि जब SQC1 ने खुद ही बता दिया कि मेरा कितना बड़ा वाइड एरिया है, तो उसके नाम में ये सारी चीजें का होना भी तो जरूरी है। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसे कैसे पता लगेगा दीदी? क्या पता लगेगा कि सर SQC1 क्या कैसे? SQC1 अगर अपने नाम से ही नहीं बताएगा मैं कितना बड़ा हूं, तो फिर उसके बारे में पता कैसे लगेगा लोगों को? ये बात भी सही है। तो सर उसके नाम में क्या है? उसके नाम में सब है। सब का मतलब कि भाई देख, ऐसा है, तूने क्वालिटी कंट्रोल तो करना है किसका? फर्म्स का, क्योंकि वो एंटायर फॉर्म में लगता है, तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स आ गया सर। अब इसके साथ में तुम्हें जितना तुम्हें मैंने बताया ना सब डाल दो सर। मतलब दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू, यस और नो सर। दैट परफॉर्म दे दो, नाम देख लो तुम। मैं कुछ अपना नहीं बताऊंगा, जो वो लिखा है बताऊंगा कि सर क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स है। फॉर्म्स हो गया दैट परफॉर्म, जो फॉर्म क्या परफॉर्म करती है? ऑडिट या रिव्यू। अरे अच्छा, ऑडिट भी और रिव्यू भी ऑफ, एक बार बताओ, ऑडिट और रिव्यू किसका होता था? सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, लिख दो। एंड साथ में क्या होता था सर? अदर एश्योरेंस। अदर एश्योरेंस का मतलब क्या होता था? SREs SAEs होता था या नहीं होता था? एंड क्या होता था लास्ट में? रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। क्या तुम्हें इस नाम को याद करने में कोई प्रॉब्लम आई? नहीं सर। अच्छा अब एक बारी बस बस ना, पढ़ना मत मेरे लिए, ऐसे ही बता दो सर, ऐसे ही बता दो। सर क्या शुरू कहां से करेंगे? क्वालिटी कंट्रोल सर। SQC1 में QC क्या है? क्वालिटी कंट्रोल सर। किसके लिए डिजाइन किया गया? एंटायर फॉर्म, फॉर फॉर्म्स टू परफॉर्म दैट परफॉर्म, सॉरी टू परफॉर्म नहीं, सॉरी क्या, दैट परफॉर्म। दैट परफॉर्म क्या करती है? ऑडिट करती है या रिव्यू करती है? ऑडिट करती है या रिव्यू करती है? किसका रिव्यू और ऑडिट करती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। यस और नो? यहां तक क्लियर है? कॉमा एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट तो लिखना था, साथ में रिलेटेड सर्विसेज आ रहा था, SRS। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? यहां से समझ लो तुम। QC जो परफॉर्म किया जाता है फॉर्म के साथ, ऑडिट और रिव्यू करती है HFI का, साथ में प्लस SAE, साथ में प्लस SRS। क्या ये मेरी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर हो गई सर। सर अब तो याद हो गया नाम। सर आप बेट जीत गए हो। मैं जीत गया हूं कि नहीं जीत गए हो सर? अरे सर SQC1 कहता क्या है? SQC1 सिंपल कहता है कि भाई देख, ऐसा है, मैं क्योंकि ओवरऑल गवर्नेंस की बात करता हूं ना, तो मैं बड़े बड़े नाम लूंगा, छोटे छोटे ऑडिट में रखना। मैं क्या लूंगा? बड़े बड़े नाम लूंगा। मतलब तुम लोग आपस में क्या करते? तुम लोग क्या करते हो? तुम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात करते हो, वो छोटा नाम है, क्यों? सिर्फ ऑडिट तक लिमिटेड है। क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ करता हूं तो मेरे को बहुत सारे नाम है, तो मैंने क्या बोल दिया? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, PLR। सिंपल सी बात है। उसने बोला प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लीगल जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फॉलो करना, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। तो मतलब सिंपल सी बात है, क्या कहता है कि भाई तुम्हारी रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है क्या? कि तुम्हारे पास रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि तुमने कंप्लाई किया किसके साथ? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। ये तीन बातें याद रखना। इसका मतलब होगा तो कि तुमने जो भी स्टेप लिया है वो प्रॉपर क्वालिटी के साथ लिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? आपकी बात सर बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जैसी मेरी बात क्लियर होगी तुम लोगों को, तो क्वेश्चन आता है क्या सर? एलिमेंट्स। यही क्वेश्चन तो पेपर में आता है सर। बिल्कुल वहां पहुंच भी गए हम सर। एलिमेंट्स बता दो कौन कौन से हैं किसके सर? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के। सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जैसे सिस्टम का नाम आएगा तो क्या दिमाग में आएगा? SQC1 पूछ रहा है, याद आएगा कि नहीं आएगा? पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात करेगा तो क्या याद आएगा? SA 220। अरे सर आपने तो की ही बता दी पेपर में, ये देखने की कि लगाना कौन सा है। हमें तो यही नहीं समझ आता था, आधे बच्चों का तो यही डाउट था। मेरे पास अभी भी मैसेज पड़े हैं, मैं दिखा दूं क्या? दिखा दूं क्या? नहीं नहीं सर, फास्ट ट्रैक चल रहा है, रहने दो सर। आप बोल रहे हो तो सच ही बोल रहे होगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये पूछते थे, समझ ही नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के कि सर को किसके बारे में बताना है, SQC1 वाला आंसर लिखना है या ये। ध्यान रखो, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे पूछेगा तो कौन से एलिमेंट बताने के? SQC1 बताने का। अगर उसके बारे में नहीं पूछेगा तो कौन सा बताने का? पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात करेगा तो SA 220 बताने का। क्या इन दोनों के एलिमेंट्स में कोई डिफरेंस है? नहीं है। बट क्या उसको डिराइव करने का तरीका अलग हो सकता है? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल सी बातें करेगा। बस क्या है, इसमें थोड़ा ब्रॉडर वे में, उसमें थोड़ा शॉर्टर वे में, दैट्स इट। क्या दोनों क्वालिटी की बातें कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो सर क्या कोई चेंज है? नहीं, चेंज भी नहीं। इसी वजह से आपको कभी कभी आंसर आप लिख भी देते हो, आपको पता भी नहीं होता कौन सा लिखना सही हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा चेंज ही नहीं है। अरे सर, फिर इसका मतलब आपने कुछ हमें नया तो नहीं बताया। बट अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिंग पार्ट जो है बहुत जरूरी है कि नहीं है? सर, सर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर तो हो गया हमारे को। चलो सर, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो बोलता है क्या? द फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मतलब उसने बता दिया कि सिस्टम के अंदर ही क्या पॉलिसी प्रोसीजर है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई SQC के अंदर ही है क्या SA 220 की बातें भी? तो मतलब ये जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर की बात कर रहे हैं ना, तो ये SQC1 से ही आई है। एड्रेसिंग फ्यू एलिमेंट्स, लीडरशिप एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, फिर एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस कब करना है कब नहीं करना ऑफ द स्पेसिफिक एंगेजमेंट, उस टाइम पे क्या ध्यान रखना है, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। क्या ये बातें याद रखनी है? बिल्कुल सर, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। पर क्या सर कभी ऐसा
हुआ है आजकल होता है कि क्वेश्चन सारा का सारा पूछे नहीं, अगर इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं आता, इसमें से कोई एक या दो टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग से पूछ लेगा, मॉनिटरिंग के बारे में अलग से पूछ लेगा, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में अलग से पूछ लेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को अलग से एक्सप्लेन करने को बोल देगा, या फिर इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आता है, क्या इंडिपेंडेंस, उसके बारे में पूछ लेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। जब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ना है ना, कि याद रखना इसको पढ़ा जाता है एसक्यूसी 1 वर्सेस एसए 220 करके, कि एसक्यूसी 1 में लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और एसए 220 में क्या है, क्या दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा डिफरेंस है भी या नहीं है। तो पहले दोनों को खत्म करके आते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो सर। सर ये आ गया हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी विद इन द फॉर्म। विद इन द फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, विद इन द फॉर्म का मतलब हो गया सर एसक्यूसी 1 की बात कर रहे हैं, मतलब वो ओवरऑल एंटायर फॉर्म की बात करता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि एसक्यूसी 1 की बात हो रही है या एसए 220 की बात हो रही है। अगर फॉर्म के ऊपर लगेगा तो क्या लगेगा सर? एसक्यूसी 1 लगेगा। सर एसक्यूसी 1 अगर फॉर्म के ऊपर लगेगा और फॉर्म के लीडर की बात करेगा तो फॉर्म का लीडर कौन होता है सर? सीईओ होता है कंपनी का। सर सीईओ को बोला गया कि भाई देख ऐसा है कि तूने क्या करनी है, तूने एस्टेब्लिश करनी है क्या वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी किसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंटरनल कल्चर को। कि भाई देख ऐसा कल्चर बना जिसके अंदर इटसेल्फ क्या आती हो, क्वालिटी आती हो। मतलब तेरा ऐसा कल्चर होना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे कि हमें कुछ अलग से करना है, उनको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए, कल्चर में होना चाहिए। उन्हें रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है, किसमें होना चाहिए, कल्चर में होना चाहिए। तो कि कल्चर ऐसा बनाओ कि क्वालिटी क्या पार्ट लगे, असेंशियल पार्ट लगे। ठीक है सर, समझ गए। फिर द एग्जाम्पल बाय द फॉर्म्स लीडर एनकरेज द इनर कल्चर, कि भाई कहीं ना कहीं इनर कल्चर के अंदर होना चाहिए क्या, कि आपको जितने भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह है सारी की सारी, वो आपको कहीं ना कहीं किससे परफॉर्म करनी है, क्वालिटी रहते हुए परफॉर्म करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। क्या इसके अंदर बहुत बातें लिखी थी? बिल्कुल सर, इसके अंदर तो इतनी बातें लिखी नहीं थी। असली बातें लिखी कहाँ है सर? असली बातें लिखी इन्होंने की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है ना लीडरशिप वाली, ये देखो यहां तक तो कोई नई बात करेगा ही नहीं। आओ पहले यही क्लियर करेंगे। सर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके लिए? फॉर क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। तो सर ऑडिट के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर ऑडिट के अंदर क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सर, फॉर्म के लिए तो सीईओ था, तो कि फॉर्म का हेड होता है, लेकिन जो ऑडिट का हेड कौन होता है? ऑडिटर होता है। तो ऑडिटर जब होगा क्या रिस्पॉन्सिबल होगा ऑडिट के लिए? बिल्कुल ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो सर ऑडिटर होता है। लेकिन जो क्वालिटी की बात आती है सर, तो ये बहुत बड़ी टर्म है। जब बड़ी टर्म होती है तो ऑडिटर को बोला कि तेरे लिए भी बहुत बड़ा, तेरे को क्या देंगे, दर्जा देंगे, तो उसको क्या नाम कर दिया? सिर्फ ऐसे 220 में ये नेम यूज होता है। और कहीं ना कहीं एसआरएस में जब हम रिव्यू वगैरह पढ़ते हैं तब कहीं जाके आपको एंगेजमेंट पार्टनर का नाम सुनने को मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे क्या नाम यूज होता है? एंगेजमेंट पार्टनर। क्योंकि वो बंदा एंगेज कर रहा होता है, उसे एंगेजमेंट बनानी पड़ती है। क्वालिटी मेंटेन करवाने का काम इतना आसान नहीं होता, पूरा ओवरऑल क्वालिटी को मेंटेन करके चलना, इसलिए उसको क्या नाम दिया? बड़ा होता है क्वालिटी, सब कुछ बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए बड़ा नाम कौन सा नाम हो गया सर? कहीं ना कहीं एंगेजमेंट पार्टनर। सर तो मतलब एंगेजमेंट पार्टनर होगा रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा ऑडिट के लिए। यस सर, ये बात याद रखिएगा, ऑडिट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? नॉट ऑडिटर, कौन? एंगेजमेंट पार्टनर। क्या सर पूरे ऐसे 220 में आप सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर करते रहोगे? बिल्कुल करता रहोगे। तो क्या तुम समझ जाओगे ऑडिटर की बात कर रहा हूँ? समझ जाएंगे सर। तो सिंपल बोला कि देख भाई ऑडिटर, तेरे को लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है क्या, कि तेरे को ना समझाना पड़ेगा क्या, कि क्वालिटी की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो असेंशियल फैक्टर है। अगर तूने ये समझा दिया ना काम, तो तेरा डेफिनेटली जो ऑडिट होगा, जो ऑडिट तू करने वाला है, वो डेफिनेटली अपने आप अच्छा होगा। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं अपने पूरे के पूरे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो उसे उन्हें समझाना पड़ेगा कि ऑडिट में क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। सिर्फ ऑडिट खत्म मत कर देना, क्वांटिटी क्वांटिटी करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भर मत देना। तुम सबको क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब मेरा सीनियर मैनेजमेंट हो सकता है, मेरा स्टाफ हो सकता है, मेरे आर्टिकल्स हो सकते हैं, जितने भी मेरे फॉर्म के अंदर है जो ऑडिट करने वाले, क्या उन सबके लिए जरूरी होगा? बिल्कुल जरूरी होगा। तो सिंपल बोला गया क्या, कि आपको एम्फोसिस करना पड़ेगा। तेरे को एम्फोसिस करना है लीडर किस बात पे? एंगेजमेंट पार्टनर, तेरे को एम्फोसिस करना है किस बात पे मेरे साथ साथ? किस बात पे? पहले तो समझाओ जहां से कहानी शुरू हुई, कि देखो भाई ऐसा है, एसए 220 आता है बाद में, पहले आता है एसक्यूसी 1। एसक्यूसी 1 में जो बात के लिए, क्वालिटी के लिए जो बात बोली गई है ना, उसको मत भूल जाना भाई। एज एन एंगेजमेंट पार्टनर मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें सबसे ऊपर टॉप पे क्वालिटी के लिए कौन बैठा है? एसक्यूसी 1। तो वो किसकी बात करता होगा? प्रोफेशनल, लीगल और रेगुलेटरी। यस और नो? तो इसको ध्यान में रखना। दूसरे नंबर पे अब उसके नीचे से हमने उसके अंदर से क्या बनाई है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाया। किसके बेसिस पे? उसके सिस्टम के बेसिस पे। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को कंप्लाई करना जो भी हमने किसके बेसिस पे बनाया है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे बनाया है। दूसरा, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया? अगर तुमने एसक्यूसी 1 को सही से फॉलो करा, साथ में किसको फॉलो करा? एसए 220 को भी फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली तुम्हारी रिपोर्ट क्या निकल के आएगी? बिल्कुल अप्रोप्रिएट कांचा रिपोर्ट निकल के आएगी सर, एक नंबर। आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर आएगी। पहले 3 पॉइंट मेरे साथ साथ देखो यहाँ पे।
कि सर पहले तो कंप्लाई करना किसके साथ, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब एसक्यूसी 1 वाली रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर लेना, जो किसके लिए बोलता है, क्वालिटी के लिए बोलता है। दूसरा उसने क्या बोला, फर्म्स फर्म्स के लिए जो भी उसके क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो एप्लीकेबल हो, उसके साथ में क्या करना, कंप्लाई करना, यहाँ भी कंप्लाई, यहाँ भी कंप्लाई। फिर बोला जो भी तेरी इशू करना रिपोर्ट वो क्या होगी, अप्रोप्रिएट हो जाएगी। कैसे अप्रोप्रिएट होगी, जब तुमने एसक्यूसी 1 भी सही से लगा लिया, ऐसे 220 भी सही से लगा लिया, तो रिपोर्ट को तो अप्रोप्रिएट आना ही था। और लास्ट में बोला क्या, अगर किसी को कोई भी बंदा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन मैं एज एन एंगेजमेंट पार्टनर भी, तुम्हें कभी ना कभी लगता है कि मैं या तो पहले वाला मतलब एसक्यूसी 1 को सही फॉलो नहीं कर रहा, दूसरे वाला एससी 220 में पॉलिसी एंड प्रोसीजर को सही से फॉलो नहीं कर रहा, या तीसरे वाला रिपोर्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ द एनी अदर रीजन, क्वालिटी से रिलेटेड, तो आपको क्या करने हैं, अपने रेज क्या करना है, कंसर्न को रेज करना है। ठीक है सर, इफ 1 2 3 अबव नॉट ओके, रेज कर दो विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल, मतलब तुम्हें कोई भी फियर वगैरह नहीं रखना है, आओ बेझिझक क्या करो, क्या कर लो, रेज कर दो इस बात को कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, क्वालिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है स्टाफ ना फॉलो कर रहा हो, सीनियर ना फॉलो कर रहे हो, या फिर आर्टिकल्स ना फॉलो करो, इस बात को रेज करना भी आप लोगों को मैं एज अ लीडर बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे पे आके अपना कंसर्न क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो। क्या ये 4 बातें याद है, क्या ये मैंडेटरी है लिखना, बिल्कुल मैंडेटरी है। इसमें क्या समझा रहे हो आप, ऑडिट की इंपॉर्टेंस, उसके साथ में क्या समझाना था कि अगर तुम ये चारों बातें क्यों याद रखोगे, क्योंकि क्या है भाई, अगर तुमने ये चारों चीजें सही से करी ना और रेस कर दिया, क्यों रेस करना है, क्योंकि क्वालिटी क्या है, असेंशियल है परफॉर्म करने में। ऑडिट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में क्या है, फैक्ट की क्वालिटी एक असेंशियल फैक्टर भी है, इसलिए इसको फॉलो करके चलना पड़ता है। क्या मेरी बात तुम लोगों को क्लियर है सर? क्लियर है, मतलब सर एसए 220 और एसक्यूसी 1 जब हम लीडरशिप की बात करेंगे तो वहां पे सीईओ वगैरह करेंगे, एंटायर फॉर्म के ऊपर करेंगे कि उसे लीडरशिप मेंटेन करके रखनी है। और उसमें क्या लिखा था, फॉर्म में क्या लेके आना पड़ता है, कल्चर लेके आना पड़ता है, जिस कल्चर को लोग एक्सेप्ट करें और वो सिस्टम को फॉलो करें जिस सिस्टम में क्वालिटी अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं ये इनहेरेंट कल्चर की बात करता है। यस सर, किसके बारे में, एसक्यूसी 1 में, क्योंकि वो फॉर्म में लाना चाहता। जैसे एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस ऑडिट को अच्छा करने की, क्योंकि वो सिर्फ उस ऑडिट एंगेजमेंट से जुड़ा वैसे 220, तो ये 4 बातें याद रखनी, क्या सर, एसक्यूसी 1 वाली, पॉलिसी एंड प्रोसीजर एज पर एस 220 वाली, फिर तीसरे नंबर पे दोनों चीजें फॉलो करोगे तो अच्छी रिपोर्ट निकल के आएगी, रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होगी। और चौथे नंबर पे अगर कहीं भी लगता है कि कोई भी गलत है तो क्या कर दो, रेज कर दो अपने कंसर्न्स विदाउट एनी फियर, कोई भी फियर नहीं होना चाहिए, तो मेरे प्रेजेंट का कंसर्न को रेज कर दो। और साथ में ध्यान रखना ये सिर्फ क्या नहीं है, और इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या क्वालिटी क्या है, साथ में असेंशियल भी है। क्या मेरी बात क्लियर है तुम लोगों को? यस सर, हम लोगों को आपकी बात क्लियर है। चलिए वापस चलते हैं हम अपने अपने ऊपर जहां से हम आए थे छोड़ छाड़ के। क्या हमने दोनों को कंपेयर करके पढ़ लिया? यस सर, इस लीडर में क्या लिखा हुआ है पढ़ लिया, और उधर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या कल क्लियर है? यस सर क्लियर है। एसक्यूसी 1 की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी और एसए 220 की लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? बिल्कुल सर। अब सर दूसरे नंबर पे क्या है? सर दूसरे नंबर पे सर ये डन कर दो सर, एक बार ये डन कर दो। लो जी, तुम्हारे सामने मैंने ये डन कर दिया। क्या डन हो गया? यस सर। अब आता है सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये इतना सा नाम इतने सारे कंसेप्ट को लेके बैठा है ना कि मैं क्या ही बात करूं। ये इतना सा नाम भर भर के बैठा है क्या कंसेप्ट लेके, सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स। बात क्या कही गई कि क्वालिटी के अंदर ना सिर्फ प्रोफेशनल और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना तो एक तरफ है, एथिकली सारी चीजों को करना मतलब, एथिकली का मतलब समझा दो सर। अरे एक लाइन में लिख दिया इन्होंने, तो इन्होंने लिखा तो एक लाइन में था लेकिन हमारे लिए बहुत लाइनें खुल गई। मतलब सर इन्होंने बोला क्या कि सिंपल सी बात है भाई, फर्म को ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को, देखो हर पूरे के पूरे चैप्टर में एक दो वर्ड तो यूज होंगे ही होंगे, हर किसी केस में उसकी पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं, चाहे वो लीडरशिप के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हो, चाहे वो एथिकल रिक्वायरमेंट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर हो, एंगेजमेंट जब हम करने होंगे कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर आएंगे। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का आना तो नॉर्मल है कि ऐसे पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन होने चाहिए जो रीजनेबल एश्योरेंस दे, क्या कि फर्म है और जो उसके पर्सनल है, मतलब जो ऑडिट की फर्म है और जो उसके पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो एज पर कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द आईसीए आती है। सर ये कहां पढ़ते हैं हम? फाइनल के अंदर पढ़ते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। प्रोफेशनल एथिक्स एक्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे सर। वो किसके अंदर होता है? वो सीए एक्ट 1949 उसको क्या करता है सर, गवर्न करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर हम आपको काफी सारे कोड ऑफ एथिक्स दिए हुए हैं जिसमें बताता है कि आपको ये सारे कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करके चलना है। इसका मतलब होगा कि आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, मतलब सही तरीके का मतलब अच्छी क्वालिटी से कर रहे हैं। क्या आपका क्लियर है? यस सर। सर इसके अंदर आता क्या क्या है, उसके अंदर एक बहुत प्यारा सा टॉपिक आता है जिसे बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सर ये छोटा सा टॉपिक इतना बड़ा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सर क्या बोला गया? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मत भूल जाना अपने, जैसे हम अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में गोइंग कंसर्न पढ़ रहे थे, ऐसे मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में बोला गया कि हे ऑडिटर, हे एंगेजमेंट पार्टनर, अपने क्या ना भूल जाना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ना भूल जाना। सर उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर आता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, और साथ में प्लस एक और चीज आ जाती है, प्रोफेशनल बिहेवियर।
ओवरऑल ओवरऑल आ जाती है क्या चीज, प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब अगर तुमने अच्छी तरीके से इंटीग्रिटी रखी, ऑब्जेक्टिविटी रखी, तो तुम्हारा ओवरऑल क्या रहेगा, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या रहना चाहिए, एकदम टॉप क्लास रहना चाहिए। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, क्या हो तुम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर इसको बोलने में जितना प्राउड आता है ना, उतना प्राउड आपके सिर्फ बोलने से नहीं आना चाहिए, आपके काम से और आपके लेवल से, जो आप इशू करके देते हो, जो रिपोर्ट देते हो, हर चीज में आपको दिखना चाहिए कि ये किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट है, तो ही मजा आएगा। तो मतलब मुझे अपना काम इंटीग्रिटी से करना है, बिल्कुल करना है, मुझे ऑब्जेक्टिविटी से करना है, बिल्कुल करना है, मेरे को काम करते हुए प्रोफेशनल कंपिटेंस रखनी है, बिल्कुल रखनी है, ड्यू केयर करनी है, बिल्कुल करनी है। और क्या है सर, और क्या है, और क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। और साथ में लास्ट में क्या आया, ओवरऑल मेरे को अपना प्रोफेशनल बिहेवियर क्या रखना होता है, टॉप क्लास रखना होता है। क्या मेरी बात से आप सब एग्री कर रहे हो नहीं? क्या कल तुम लोग सीए बनने के बाद ये काम करोगे या नहीं करोगे, सारी चीजें फॉलो करोगे या नहीं करोगे, बता दो मुझे। सर हम फॉलो तो कर लेंगे सर, इसके अंदर क्या मतलब, मैं बस इतना बोलूं इंटीग्रिटी, मेरी इंटीग्रिटी है सर, उसका मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। आ जाओ मेरे साथ साथ, ये अदर टॉपिक ऑफ इस चैप्टर का, ताकि तुम्हारा चैप्टर 11 पूरा खत्म हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें ये वाला भी यही करा दूंगा। सर क्या बात कर दी आपने, अरे यार तुम लोग क्या याद रखोगे कि तुम्हारे किससे पाला पड़ा था, क्या ही याद रखोगे सर, कहाँ से पढ़ाने वाले हो? मैं पहले तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ यहीं से सर, यहाँ से फंडामेंटल प्रिंसिपल। सर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, बिल्कुल सर, इसके अंदर सर क्या क्या आया, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। चलो जी, जो बातें लिखी हैं, जो बातें बताई हैं, उतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। क्या सर मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? सर हमें बात आपकी क्लियर है सर, जितना बोलोगे बस उतना नोट कर लें, जो साइड में आपने नोट करा है बस इतना, अंदर कुछ मार्क करने, कुछ मार्क नहीं करना, ठीक है सर? सर बता दो, जैसी बात आती है सर मेरे इंटीग्रिटी की, मेरे को इंटीग्रिटी को फोकस करना है। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है, पहला पॉइंट लिख के आओगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना, सर ऑनेस्ट होने का मतलब होता है कि फेयर डीलिंग्स करना प्लस ट्रूथफुलनेस। सर सिंपल सी बात है, दो पॉइंट्स बन गए सर। पहले नंबर पे बीइंग इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अकाउंटेंट जो भी पर्सनल है, उसे क्या होना चाहिए, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। किसके अंदर? अब सर एक छोटा सा वर्ड आपको सारे लाइन में लिखना है, क्या हम यहाँ पे किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई ना कोई अपने प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स की। सर क्या प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्या है मेरे पर्सनल रिलेशन की बात हो रही है? मुझे पर्सनली क्या रहना चाहिए, पर्सनल मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, ऑनेस्ट। अगर आप अपनी बीवी के साथ या फिर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का जो भी वीडियो देख रहा है, अगर आप क्या हो गए, ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए ना, तो आप लोगों को भी पता है क्या होने वाला है। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा बच के रहे, जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना वहां मत होए। ऑनेस्टी अच्छी बात होती है, ऑनेस्टी फॉलो करें, लॉयल्टी रखें। कितने आप रखते हैं, कितने आप नहीं रखते, सबको अपना अपना पानी में पता होता है, हम कितने पानी में है, ऐसा नहीं है सर। पर यहाँ ये बातें नहीं करेंगे हम सर, क्योंकि हमारा आप ध्यान मत भटकाओ सर। सिंपल सी बात कर लो, क्या जब भी आप कभी प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप की बात करोगे, उस टाइम पे आपको याद रखने का एक नंबर की, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने का, अपनी बात जैसी हो वैसी कहने का, साथ में क्या करने का, ऑनेस्ट रहने का। ऑनेस्ट का मतलब मैं अपना काम फेयर डीलिंग से साथ करूंगा, ट्रूथफुलनेस के साथ करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। क्वेश्चन किस पे आया पेपर में? क्वेश्चन आया दूसरे पॉइंट पे, क्या कि जो भी मेरा साइन, जो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट देने वाला हूं, मैं किसी भी ऐसी ऑडिट रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होऊंगा। कौन सी वाली? तो नॉट टू एसोसिएट विद एनी ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी वाली? जो कंटेन्स करती है कोई मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन, जहां मुझे पता है कि यार ये कहीं ना कहीं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर या इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, मेरा उसके साथ एसोसिएट होने का काम नहीं बनता। मुझे उसके ऊपर कोई भी अपना ओपिनियन वगैरह नहीं देना चाहिए। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन क्या नहीं प्रोवाइड करनी है, नेग्लिजेंट कहीं भी नहीं होना है। मुझे अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो सही तरीके से देनी है, जहां पे देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने पर नेग्लिजेंट नहीं होना है। या फिर ओमिट नहीं करनी है कोई इंफॉर्मेशन, जान मुझ के क्या नहीं करना है, भूल नहीं जाना है, छुपानी नहीं है कोई इंफॉर्मेशन, मतलब स्किप नहीं करनी है, मिसलीडिंग नहीं करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। सर कौन कौन सी बातें याद रखने का? स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहने का। ऑनेस्ट का मतलब होता है फेयर डीलिंग्स और ट्रूथफुलनेस। किसी भी रिपोर्ट के साथ तेरे को एसोसिएशन करनी पड़े तो ध्यान रखना उसके अंदर कुछ भी मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन ओमिट नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में तो किसी भी एरिया में क्या नहीं होना चाहिए, ग्रॉसली नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। इन सारी बातें पता है कहां से थी? सारी बातें प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर लिखी है। उस एक एक एरिया के ऊपर आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है इंटीग्रिटी की? सर क्लियर है, इतना ही याद रखने का बस। सर उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपकी ऑब्जेक्टिविटी लूज हो जाएगी अगर आपने जो काम जैसे करना था वैसे ना किया। हो सकता है वो उसके अंदर रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है आपको बायसनेस हो सकता है आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे बता दो, यही जो बातें बोली यही तो करनी है। क्या नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। भाई तेरी पूरी कहानी, तेरा पूरा जो तूने कोर्स करा, जो हम 5 साल इतनी मेहनत करके सीखते हैं, उसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा सीखते हैं, क्या? प्रोफेशनल जजमेंट का लगाना। हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के लिए ही हमें क्या बोला जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है जो हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करके एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करेंगे।
पर वही जो आपने अच्छा डिसीजन मेकिंग करना था, अगर उसके अंदर आपने क्या इन्वॉल्व कर दिया, बायसनेस इन्वॉल्व कर दी, अगर उसके अंदर आपने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व कर दिया, या फिर आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके अपने 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 अपनी जजमेंट को चेंज कर दिया, तो फिर हमारी इतनी मेहनत करने का या हमारे स्पोर्ट्स को करने का क्या फायदा है या नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, क्या कि ऑडिटर को कभी भी अपनी क्या नहीं करना, ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का मतलब है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करना, फॉर एनी बायसनेस की वजह से कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आना। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो जी, नॉट टू टेक एनी प्रोफेशनल एक्ट इफ यूबीसी, अगर आपने क्या नहीं करना है, कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं करनी है, अगर आपको है क्या है, अगर आप यूबीसी, अगर आपको लगता है कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, या मैं बायस हूं, या मैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हूं, क्या मेरी बात आपको यूबीसी से याद रहेगी? बिल्कुल सर याद रहेगी। सर उसके बाद आ जाता है सर तीसरे नंबर पे, क्या? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दो दो चीजों में मैंने क्वेश्चन बहुत देखे पेपर के अंदर, एक इंटीग्रिटी का पार्ट जो मैंने सेकंड वाला एरिया पढ़ाया रिपोर्ट वाला, और दूसरा वाला एरिया जो मैंने बहुत ज्यादा पेपर में देखा है वो है ये प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं बारीकी से, इतने बड़े पेपर में इतना हल्का सा क्वेश्चन आता है तो पता ही नहीं चलता क्या लिखना था, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होंगे सर, क्यों? मतलब कैसे नहीं होंगे सर? सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर को अलग अलग कर लो। प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब क्या होता है कि भाई देख, प्रोफेशनल कंपिटेंस मतलब कि तेरे को कंपीट करते रहना है प्रोफेशनली। अगर मुझे किसी भी मार्केट में सीए बनने के बाद भी कंपीट करना होगा तो उसके पीछे क्या रीजन, कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे अपडेटेड रहना पड़ेगा, मुझे लॉ रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या यही मतलब है? मुझे अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और अपनी स्किल्स को क्या करके रखना पड़ेगा, टॉप नॉच करके रखना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप लोग एग्री कर रहे हो? क्या कल तुम लोग पेपर देने के बाद ये तो नहीं सोच के बैठे ना कि हम पढ़ना छोड़ देंगे? ऐसा सोच के बैठे हो तो याद रखना मेरी बात, तुम प्रोफेशनल कंपिटेंस से बाहर हो जाओगे और ड्यू केयर भी नहीं कर पाओगे, और तुम ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ही मिस करने वाले हो। इसलिए सर मतलब ये आज जो आप स्टडी कर रहे हो क्या ये खत्म हो जाएगी कल? नहीं, इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका तरीका बदल जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपडेटेड रहना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? बिल्कुल सर आपको क्लियर है। सर आप इतना पढ़ रहे हो तो हम लोग पढ़ने के लिए भी तैयार हैं। वेरी गुड। चलिए सर, तो मतलब स्टे करना, अपडेटेड रहना, अटेन एंड मेंटेन करना। अटेन एंड मेंटेन क्या करना सर? आपको अटेन करनी पड़ेगी और मेंटेन, अटेन करना क्या कहा जाता है? टॉप पे आना मुश्किल नहीं होता, टॉप पे रहना मुश्किल होता है। सर नंबर वन आना इज नॉट इज द पॉइंट, नंबर वन रहना इज द पॉइंट। तो मतलब अटेन तो कर ही लोगे, मेंटेन भी करना, प्रोफेशनल नॉलेज को चलाए चलना। अटेन का मतलब क्या है? तुम लोग सीए तो बन ही जाओगे, मुझे पता है, मैं तुम्हारे ऑडिट क्लियर कराऊंगा, तुम सीए तो बन ही जाओगे, पर उस सीए बनने के बाद उस सीए के अंदर जितनी भी नॉलेज है, जब अपस्किल करने की बारी आई, उसे मेंटेन करके रखना, क्या अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, और क्या कि वो किसके हिसाब से बोलता है? वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। टीएनपी का मतलब क्या है सर? एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जहां जहां पे भी टेक्निकली और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आपको क्या करना पड़े, अपने आप को अपडेट करना पड़े, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का मौका मिले, प्लीज अपने आप को बढ़ा के रखिए। और ड्यू केयर का मतलब है आपको केयरफुली कोई भी काम करने तो ध्यान रखना, ये सोचना सबसे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे उसके हिसाब से काम करना है, मेरा प्रोफेशन, मेरे इतना बड़ा मेरे पास टाइटल है जो मेरे को क्या देता है, इतना ज्यादा मेरे को क्या बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है इस पूरी दुनिया में। मैं अलग हूं, मैं वो कुछ चुनिंदा लोगों में से आता हूं जो इतनी बड़ी दुनिया की जनता के अंदर आते हैं। हम कितने ही हैं, कुछ 4-4.5 लाख के बीच में नंबर है हमारा। सोचो कितनी प्राउड वाली बात है। तो हर चीज को केयरफुली क्या करना है, आपने करना है, और साथ में टाइमली बेसिस पे आपको करना है। आप लोग जो भी जो आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है ना आप लोग को देखनी कब थी, बीच में जो पॉज लेके टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे मत करो। टाइमली बेसिस को फॉलो करो, टाइम को फॉलो करो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो। अगर आपने टाइम को अच्छे से अपने तरीके से चलाना सीख लिया तो डेफिनेटली आप लोग उसके साथ साथ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? पेपर के अंदर भी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आज नहीं फॉलो करोगे तो पेपर के अंदर फॉलो कैसे करोगे, मुझे बताओ। तो आज से फॉलो करना शुरू करो ताकि पेपर के अंदर फॉलो कर पाओ। सर धीरे धीरे करके आप क्या क्या मैसेज दिए जा रहे हो? अरे ये टॉपिक मैसेज देने वाला ही तो है। चलो सर ठीक है, कर लिया आपने, बात सुन लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो सर, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आती है जो आप लोगों को पता होनी नहीं चाहिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए। तो क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्या तूने क्या करना है? तू रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। देख, रिस्पेक्ट करना क्या? मेंटेन करना एंड नॉट डिस्क्लोज्ड, कि तूने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करना है, तूने रिस्पेक्ट करके क्या करके चलनी है, मेंटेन करके चलनी है, डिस्क्लोज कभी नहीं करनी। अगर आप लोग, आपका कोई क्लाइंट है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आना, उसकी फाइनेंशियल आना, वो सारे एरियाज में कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज साथ साथ चलता है। आपको उसको क्या करना पड़ता है? रिस्पेक्ट करना पड़ता है उसकी इंफॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियलिटी रख के चलनी है। नॉट डिस्क्लोज, आपने डिस्क्लोज नहीं करना। बट सर, बट अलाउड हो सकता है कब? अगर लॉ आपको परमिट करता है या लॉ से रिक्वायर्ड है। दो चीजें, अगर लॉ आपको क्या करता है? परमिट करता है, इट इज परमिटेड बाय द लॉ और रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो सर या तो लॉ क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड है, लॉ ने बोला करने को तो करने को, लॉ ने परमिट कर दिया कर दो तो कर सकते हैं। और तीसरा वाला केस, ऑथोराइज बाय द क्लाइंट, अगर आपका क्लाइंट ही ऑथोराइज कर रहा है कि ठीक है यार कुछ छोटा मोटा पोर्शन क्या करना है, डिस्क्लोज कर दो, तो उस वाले केस में भी आप क्या कर सकते हो? डिस्क्लोज कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। इसमें 3 फैक्टर याद रखने, लॉ ने परमिट कर दिया, लॉ से रिक्वायर्ड है, या फिर क्लाइंट ऑथोराइज कर दे, तो उस वाले केस में मैं क्या कर सकता हूं? इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी से ब्रेक करके बाहर निकाल सकता हूं। क्या मेरी बात डन?
डन सर। लास्ट में क्या आता है सर, प्रोफेशनल बिहेवियर, मतलब अवॉइड एनी कंडक्ट दैट कैन डिस्क्रीट योर प्रोफेशन। जो मैं ऊपर तुमको समझाने की बात कर रहा था कि इसमें ड्यू केयर के अंदर, वो वाली बात भी यहीं पे थी क्या सर, कि प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कुछ भी ऐसा ना करना, प्रोफेशनली आपका बिहेवियर मेंटेन करके चलना। आपकी इतनी अच्छी रेप्यूटेशन है, आपकी इतनी ऑब्जेक्टिविटी आपने सही तरीके से रखनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करना, मतलब नोइंगली और अननोइंगली आप ट्राई करें आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जो आपके प्रोफेशन के ऊपर डिस्क्रिशन लेके आ सके या डिस्क्रेडिट कर सके आपके प्रोफेशन को। क्या मेरी बात क्लियर है सर? आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्क्रेडिट वर्ड वाला वर्ड आपने याद रखना है कि डिस्क्रेडिट टू द प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। आपको उन्होंने इतना ज्यादा बड़ा टाइटल दिया है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, फेटर्निटी की रिक्वेस्ट करें, रिस्पेक्ट करें। क्यों? क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको रिप्रेजेंट करते हो? वो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। क्या मेरी बात आप लोगों के पल्ले पड़ी? सर पड़ गई सर। और इसके अंदर फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आता है जिसे बोला जाता है क्या सर? इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस क्या मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आता है? आता तो मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जैसा ही है कुछ, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को नामों में नहीं आता, क्योंकि ये क्या कहता है, इंडिपेंडेंट रहना तो अपने आप में बहुत बड़ा टाइटल है, तो उसको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में नहीं, अपने आप में एक टॉपिक का नाम दिया क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। तो सर इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है ऑडिटर को, बिल्कुल रहना पड़ता है, इज अ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। इंडिपेंडेंस आपके माइंड में भी होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर से भी नजर आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके लिए बहुत दो प्यारे प्यारे से टॉपिक आते हैं, छोटे छोटे से हैं, बस मेरी बात याद रख लेना, याद हो जाएंगे सर। इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सर दो बात होगी, इंडिपेंडेंस आपको माइंड में इंडिपेंडेंस रहना, आपको देखने में इंडिपेंडेंस आप लगने चाहिए। मतलब सर इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब सिंपल सा है क्या, कि आपको क्या करना है, आपका जो ट्रू एंड फेयर ओपिनियन होना चाहिए वो कोई इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए जो आपकी कॉम्प्रोमाइज कर सके। IOPOS सर, मतलब एज एन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जब भी आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है आपके ओपिनियन का, ऑडिटर के ओपिनियन को कैसे लिया जाता है कि ये ट्रू एंड फेयर ओपिनियन होगा। अगर आपके ओपिनियन को ट्रू एंड फेयर माना जाता है तो ध्यान रखें कि आपके ओपिनियन के अंदर फिर क्या नहीं होना चाहिए, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए जो क्या कर दे, कॉम्प्रोमाइज कर दे आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और आपका क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सर ये क्या होता है अभी पढ़ूंगा, अभी आऊंगा आगे तो वो भी समझा दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्या सर, कि सही ना कहीं हमें ध्यान रखना, इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब है कि मुझे जो भी ट्रू एंड फेयर अपना ओपिनियन देना है वो किसी भी क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कुछ भी इन्फ्लुएंस है जो मेरी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म पे सवाल उठाए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर समझ गए, इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब समझ गए, मतलब कुछ भी इन्फ्लुएंस है क्या नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑब्जेक्टिविटी और अपनी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अरे भाई ऐसा भी हो सकता है आपने अपने तरीके से सब कुछ सही रखा, आपने अपने इंडिपेंडेंस इन माइंड में कुछ आपको खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, लेकिन सामने वाले की नजर में ऐसा फील नहीं हो रहा है। सामने वाले की नजर का मतलब क्या, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, मतलब अवॉइड कोई भी ऐसा फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हो तो उसे अवॉइड करना जहां पे कोई थर्ड पार्टी को आपके ऊपर क्या आ जाए, डाउट आ जाए, किसके ऊपर, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी और आपके प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के ऊपर। मतलब आपको काम भी ऐसा करना है, कोई ऐसा फैक्ट है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके आपने क्या नहीं करने, ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें सामने वाली पार्टी को ये लगे कि ये ऑडिटर तो मैनेजमेंट के साथ ही मिला हुआ है, ये ऑडिटर ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा। वो जितना बड़ा टाइटल होता है रिपोर्ट का, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट ही नहीं है। ऐसी फील आपने नहीं आने देनी है, मतलब क्या नहीं होने देना, कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना, अवॉइड करने कोई भी ऐसे फैक्टर सर्कमस्टांसेस जो ऐसा कुछ करने पे आपको लगता है कि इसकी वजह से मेरी इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसका मतलब कोई अनबायस पर्सन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस के लिए होती है, हाँ जी सर, इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है, इंडिपेंडेंस रिपोर्ट क्या, कॉन्फिडेंस देते हो यूजर को, बिल्कुल सर। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने अप्रोच में, बिल्कुल। उसकी ट्रेनिंग, उसके एक्सपीरियंस उसे लेते हैं, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। यस सर, बिल्कुल सर। क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। और कुछ है यहाँ पे? नहीं सर। अब बात आती है, जैसे इंडिपेंडेंस आता है, इतना बड़ा टॉपिक आएगा ना जब, तो साथ में कुछ ना कुछ क्या लेके आएगा, थ्रेट्स भी लेके आएगा। और इंडिपेंडेंस में थ्रेट्स तो लगे रहे, जब सामने वाली पार्टी आपको देखे गलत समझ सकती है तो अपने आप में क्या वो एक थ्रेट नहीं है, बिल्कुल सर थ्रेट है। तो कुछ तरीके के ऐसे थ्रेट्स हैं जो बहुत क्लियर थ्रेट्स हैं, उसके बारे में बात करिए। क्या? फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। सर 5 ऐसे तरीके के थ्रेट्स हैं जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाते हैं। ऑडिटर को पहले से उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस पे कोई सवाल ना उठ सके, ना तो माइंड से ना अपीयरेंस से। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। कौन कौन से? पहले नंबर पे आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। फिर साथ साथ कौन सा आता है सर? सेल्फ इंटरेस्ट है, जब मेरा खुद का इंटरेस्ट कब छुपा होगा, जब कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होगा या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। तो इसको याद कैसे रखना है सर? पैसे से जुड़ा हुआ, मैं पैसे से जुड़ा हूं उस ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कहीं ना कहीं मेरा और उनका कोई फाइनेंशियल लिंक है अगर मैनेजमेंट का और ऑडिटर का, तो इसका मतलब कौन सा थ्रेट मेरे ऊपर मंडरा रहा है सर? मेरे ऊपर मंडरा रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मतलब सर कैसे कैसे हो सकता है?
कुछ एग्जांपल दे देते हैं, कैसे कैसे हो सकता है सर? सर पहले नंबर पे बोला मेरा डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मैं डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ किसमें हूँ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हूँ कि इनका फाइनेंशियल बढ़ेगा तो मेरी फीस भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे मतलब मैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब और क्या हो सकता है कि मैंने मैनेजमेंट से लोन या गारंटी ले रखी है और मुझे पता है अगर मैंने मैनेजमेंट साथ ना करा तो मैनेजमेंट से वापस मांग लेगी पैसे, तो लोन और गारंटी किससे ले रखी है, मैनेजमेंट से ले रखी है। या फिर मेरी डिपेंडेंस, मेरी क्या है, क्लाइंट फीस है, जो वो किस पे डिपेंडेंट है, वो किस पे है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस। अगर अनड्यू डिपेंडेंस हो रखी है क्लाइंट फीस के ऊपर, दिख रहा है कि 60% ज्यादा फीस क्या आनी है, इस मैनेजमेंट से ही आनी है, हेंस कंसर्न्स अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट, और डर लगेगा मुझे कि अगर ये चलेगी तो मेरी 60% फीस चली जाएगी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं क्या हूं, इसके साथ में थोड़ा बहुत फाइनेंशियली इंटरेस्टेड हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और कहीं ना कहीं मेरा बहुत क्लोज बिजनेस है, बहुत ज्यादा क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है मेरा किसके साथ, क्लाइंट के साथ में, तो भी आप सामने वाले बंदे को क्या नहीं लगोगे, इंडिपेंडेंट नहीं लगोगे। पोटेंशियल इंप्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, कहीं ना कहीं मेरी पोटेंशियल इंप्लॉयमेंट हो रखी है, कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूं किसी के साथ में, कंपनी के साथ इंटरनली किसी रीजन की वजह से। और कंटिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब अगर मेरा ओपिनियन अच्छा तो मेरी फीस ज्यादा, अगर मेरा ओपिनियन अच्छा तो मेरी फीस ज्यादा, मेरी फीस कंटिजेंट है किसके ऊपर, मेरे ओपिनियन के ऊपर। अगर ऐसे सिनेरियोज होंगे तो मैं डेफिनेटली गलत गलत सही ओपिनियन नहीं दूंगा, मतलब जो एक्चुअल होगा, जबकि कुछ बेटर ओपिनियन दूंगा ताकि मेरी फीस बढ़ जाए। ऐसे वाले रीजन के लिए बोला गया कि ये वाले थ्रेड्स को आपको अवॉइड करके चलना है। मतलब आपको सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी तो नाम आपको इंडिपेंडेंट दिया गया है यार। मतलब फाइनेंशियली आपका क्या नहीं होना चाहिए, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई लोन वगैरह या गारंटी वगैरह नहीं ली होनी चाहिए। आपने 2 पॉइंट क्लियर है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का ना होना मतलब कोई लोन गारंटी का ना लेना। उसके बाद कोई भी अभी क्या आपकी अनड्यू डिपेंडेंस फीस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर अदरवाइज आपको, अगर आपने लूज करी फीस, आपको डर लगेगा कि एंटिटी चलेगी मेरी फीस चली जाएगी, ये नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कंटीजेंट नहीं होनी चाहिए आपकी फीस, ये बात याद रखना, 2 फीस वाले पॉइंट आ गए। और लास्ट में आपका कोई क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पोटेंशियल इंप्लॉयमेंट का खतरा नजर आना चाहिए। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो इसका मतलब आपके ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है। अगर आपके ऊपर आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से बच भी जाते हो किसी ना किसी रीजन की वजह, बोलते नहीं 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 मैं तो बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंप्लॉयमेंट नहीं, कोई क्लोज बिजनेस नहीं, मैं तो जानता भी नहीं, मैनेजमेंट का नाम ही पहली बार सुना है। अगर आप ऐसे कहते कहते थोड़े से आगे बढ़ गए तो बोला गया कि सेल्फ रिव्यू का थ्रेट आपके ऊपर मंडराएगा। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या, खुद के काम को खुद ही चेक करना। अरे ये कैसी बात हुई, बिल्कुल रिव्यू करना, किसको, अपने ही काम को रिव्यू करने का मौका मिले अगर आपको किसी एरिया में, तो उसे क्या बोला जाता है सर, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स बोला जाता है। जब कभी कैसा हो सकता है सर, जब ऑडिटर अभी अभी रिसेंटली क्या हो, उस कंपनी का डायरेक्टर या फिर सीनियर ऑफिसर था कंपनी का, और अब क्या बन गया, ऑडिटर बन गया। पहले आप उसी कंपनी के डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर थे और अब आप क्या बन गए हो, अगर आपने ऑडिटर बनकर उस कंपनी को छोड़ के आप इसका ऑडिट लेके बैठ जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो उस कंपनी में आपने पिछले साल में काम किया होगा आप उसको रिव्यू करोगे, तो ये क्या बात हुई, इसलिए क्या बोला गया कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आपने अवॉइड करना है, ये वाला थ्रेट भी आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। और व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर themselves subject matter to the audit, और कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती है जो ऑडिटर को लगता है कि वो क्या है, परफॉर्म करता है सर्विसेज, जो अपने आप में क्या ही सब्जेक्ट मैटर है, कहीं ना कहीं लगता है कि इसके अंदर तो कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो अपने ही काम को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। ऐसी कौन सी सर्विसेज होती है सर, ये कुछ 2 केसेस होते हैं, एक ऑडिट भी और नॉन ऑडिट भी। कुछ हम सर्विसेज देते हैं जिसमें हम ऑडिट करते हैं, कुछ हम नॉन ऑडिट सर्विसेज भी देते हैं। सर ये कहाँ पढ़ेंगे, एक सेक्शन आता है 144 का, आप लोगों को लॉ में अपना अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ ऐसी सर्विसेज जिसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से बोला जाता है। तो जब आप ऑडिट करते हो, रिव्यू करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या फिर मैनेजमेंट सर्विसेज देते हो, इंटरनल ऑडिट की सर्विस देते हो, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देते हो, तो इसमें ऑडिट वाली कौन सी है, ऑडिट और रिव्यू। नॉन ऑडिट वाली कौन सी है, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। ऐसी सारी सर्विसेज जब आप देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या नहीं करना, खुद के काम को खुद रिव्यू नहीं करना, ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड्स के अंदर कवर किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर आपकी बात क्लियर है। क्या वर्ड याद रखना है, ऑडिट प्लस नॉन ऑडिट सर्विसेज का, ये क्या है, इसके सेक्शन के अंदर आपको क्या याद रखना है कि आपको अपने वर्क को क्या नहीं करना है, रिव्यू नहीं करना है, या तो ऑफिशियली कंपनी के डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर नहीं होने चाहिए, या फिर आप ऐसी सर्विसेज ना परफॉर्म करो जो इटसेल्फ में क्या है, themselves सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट के अंदर आ जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर आपकी बात क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, अगर आप इस थ्रेड से भी बच गए तो क्या होगा, जैसे आप इस थ्रेड से बचते हो आपके ऊपर खड़ा होता है एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी थ्रेड क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आप ही क्लाइंट के बिजनेस को, आप ही क्लाइंट को क्या कर रहे हो, चढ़ा रहे हो ऊपर। चढ़ा रहे हो का मतलब क्या है, प्रमोट कर रहे हो क्लाइंट्स के ओपिनियन को, डाउट ऑन द ऑब्जेक्टिविटी। आप खुद ही क्लाइंट के ओपिनियन को क्या करते हो, प्रमोट करते हो। कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट नहीं करना होता, आपको चेक करना होता और एक्चुअलिटी लेके आनी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्लाइंट के साथ में क्या कर रहे हो, उसकी एडवोकेसी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सर हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम कहीं ना कहीं क्लाइंट की एडवोकेसी कर रहे हैं। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है सर, एक बार मैं समझा दूं। देखो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा लगता है क्या कि ऑडिटर ना खुद से ही क्या कर रहा है, क्लाइंट को प्रमोट कर रहा है, सर खुद से क्या कर रहा है, क्लाइंट को प्रमोट कर रहा है, या फिर प्रिसीव्ड टू प्रमोट है, कहीं ना कहीं वो प्रिसीव हो रहा है कि उसको प्रमोट कर रहा है, हमें नजर आ रहा है, वो दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या फिर क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट कर रहा है, इस पॉइंट तक लेके जा रहा है उसके ओपिनियन को कि ऐसा लग रहा है कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, मतलब कहीं ना कहीं बायसनेस छुपी है, या कहीं ना कहीं वो अंडू इन्फ्लुएंस आ रहा है इसके ऊपर। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी में पॉइंट
पॉइंट वो कहीं ना कहीं मेरे क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट आ रहा है जस्ट बिकॉज आप क्लाइंट को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। इसके एग्जांपल क्या होता है सर, ऐसा होता है कि क्या कि आप ऑडिटर डील कर रहा है किसके साथ, डील्स विद द शेयर ऑफ द कंपनी। आप उस क्लाइंट के शेयर्स के साथ डील कर रहे हो, या फिर सिक्योरिटीज के साथ डील कर रहे हो ऑडिटेड कंपनी की, या फिर क्लाइंट के एडवोकेट हो किसी लिटिगेशन में थर्ड पार्टी के साथ में। मतलब आप कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो रखे हो, पता चल रहा है। और ये थ्रेट को कौन सा बोला जाता है, ये थ्रेट को एडवोकेसी थ्रेट बोला जाता है। जब आप उसको प्रमोट करते हो या प्रीसीव टू प्रमोट करते हो, मतलब आप उसके शेयर्स वगैरह के साथ डील कर रहे हो, सिक्योरिटी से डील करो, या उसके आप लिटिगेशन के अंदर क्या बने हो, एडवोकेट बने हो, तो इस सारे केसेस में आपकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्या होता है, हिट होता है या नहीं होता, बिल्कुल। इसका मतलब होता है ऑडिटर इज नॉट एक्टिंग एंड वर्किंग ऑब्जेक्टिवली। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बैकफायर कर जाएगा आपके ऊपर, और ये चीज आपको सही नहीं करनी है। इसलिए क्या है, ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है, आपको उसको अवॉइड करके चलना चाहिए। तो सर मैं कितने थ्रेट से अब तक फील करता आ रहा हूँ सर। पहले नंबर मैंने फील किया सेल्फ का इंटरेस्ट थ्रेट, फिर क्या करा मैंने, रिव्यू का थ्रेट को फील किया, फिर मैंने क्या फील करा, एडवोकेसी को फील किया। ये तीन तो मुझे फील हो गए कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे सर कहीं ना कहीं अब इस बात का समझ आ रहा है। अब आता है उसके बाद फेमिलियर होना, फेमिलियरिटी। सर फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर का रिलेशनशिप है किसके साथ, क्लाइंट के साथ, व्हेन दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट। मतलब द फेमिलियरिटी थ्रेट्स कौन से होते हैं, वो अकर होते हैं जब ऑडिटर फ्रॉम रिलेशनशिप विद द, ऑडिटर का एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है किसके साथ, कंपनी के साथ है। मतलब ऑडिटर क्या है, कंपनी का कोई क्लोज रिलेटिव है, या फिर वो फॉर्मर पार्टनर है, या फिर वो किसी को लॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन द स्पेसिफिक ऑडिटर्स, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ क्या गिफ्ट वगैरह या हॉस्पिटैलिटी ले रहे हो क्लाइंट से कुछ हद तक बाहर तक जाके। तो उस वाले केसेस के अंदर इसका मतलब क्या होता है कि आप फैमिली, कहीं ना कहीं आप फैमिली बने पड़े दोनों। क्लाइंट और ऑडिटर को क्या नहीं होना होता, फैमिली नहीं होना होता। और जो ये वाला पॉइंट ना तुम्हारे को मैंने ऊपर बोला था स्टार्ट करने से पहले के लेक्चर में, क्या कि जो मैंने तुम्हें एक रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कांसेप्ट समझाऊंगा, याद है नहीं है 139 सेक्शन, बिल्कुल सर आपने बोला था वो यहीं से आया था। वो क्या आया था कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर करना पड़ता है कंपनी एक्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म एसोसिएशन अगर हो गया ना, तो इस वजह से इनका ना ये क्या हो जाएंगे, ये फैमिली बन जाएंगे। तो बोला गया भाई 5 साल के बाद आप ऐसा कर लो, रोटेशन कर लिया अगर ऑडिटर की, आपको ऑडिटर बदलना ही बदलना पड़ेगा, मैंडेटरी कर दिया, ताकि 5 साल से ऊपर का आपका रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप उतनी अच्छी खास फैमिली नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर 15-15 20-20 साल पुराना रिश्ता हो जाए तो आप फैमिली बन जाते हो फिर। यस और नो? यस सर। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया, ये भी हिट क्या करता है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी हिट करता है। कैसे? आपका क्लोज रिलेटिव अगर आप उसकी कंपनी के निकल गए तो प्रॉब्लम है, अगर आप फॉर्मर पार्टनर निकल गए तो प्रॉब्लम है, अगर आपका लॉन्ग एसोसिएशन हो गया, बहुत लंबा चला गया तो प्रॉब्लम है, और तीसरा अगर आप उनसे चौथा गिफ्ट या क्या ले रहे हो, हॉस्पिटैलिटी वगैरह ले रहे हो, तब भी आप क्या होते हो, थ्रेट के अंदर आते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और लास्ट में क्या जाता है, इंटीमिडेशन थ्रेट। इंटीमिडेशन थ्रेट का मतलब होता है ऑडिटर को डराना। हमको इतनी छोटी चीज नहीं कि आप हमें डरा सको, लेकिन क्या इसके थ्रेट हमारे ऊपर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ऑडिटर डेटर्ड, ऑडिटर क्या है, डेटर्ड है, उसके ऊपर थ्रेट किया जाता है क्या, कि तेरे को रिप्लेस कर देंगे। ऑडिटर को डराया जाता है कि तेरे को रिप्लेस कर देंगे। थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर द ऑडिटर। उसके बाद तेरी फीस रिड्यूस कर देंगे अगर तूने ऐसे नहीं किया या हमारे हिसाब से ओपिनियन नहीं दिया, या फिर तेरे ऊपर क्या कर देंगे, कोई केस वगैरह कर देंगे, मतलब लिटिगेशन का थ्रेट। तो थ्रेट रिप्लेसमेंट का, लिटिगेशन का, और रिड्यूस करने का ऑडिट फीस का, ये तीन थ्रेट्स हमारे ऊपर क्या करके चलते हैं, डेटर करके चलते हैं। मतलब ऑडिटर टू डेटर देम फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। मतलब मेरी ऑब्जेक्टिविटी को ये लोग क्या करते हैं, हिट करते हुए चलते हैं इन तीन रीजन की वजह से। कौन कौन सा? अब मेरे को रिप्लेसमेंट का थ्रेट दिया जाता है, मुझे लिटिगेशन का थ्रेट दिया जाता है, और मेरी ऑडिट फीस को रिड्यूस करने का थ्रेट दिया जाता है। क्या ये थ्रेट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हमारे ऊपर थ्रेट की बात आती है तो हमारे लिए क्या बने हैं, कुछ सेफगार्ड बने हैं। बोला गया जब भी थ्रेट हो, थ्रेट कभी भी क्या जीरो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्या उसे रिड्यूस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेते हैं हम? रिड्यूस करने का थ्रेट। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। थ्रेट्स को क्या करेंगे? थ्रेट्स को हमने क्या करना है सर? हमने थ्रेट्स को रिड्यूस करना होता है। क्या हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सर कोई भी चीज जीरो नहीं हो सकती, लेकिन क्या हो सकती है? रिड्यूस हो सकती है। किस लेवल तक? टू द एक्सेप्टेबल लेवल। हम उसे ट्राई करेंगे जितना नीचे लेके आ सके उतना ले आए, क्योंकि हमें ऑडिट तो करना ही एंड ऑफ द डे। पर अगर मेरा एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं आ पाएगा तो क्या मुझे ऑडिट करना मैंडेटरी है? नहीं, आपको ऑडिट एंगेजमेंट नहीं लेनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सो सर इस बारे में बात कर लेते हैं एक बारी छोटी सी। क्या? तो सर टू एड्रेस द इशू द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। जब सेफगार्ड की बात होगी तो फॉलोइंग प्रिंसिपल लगता है क्या? पहले तो ऑलवेज अपीयर्स टू बी, यहां से पढ़ेंगे सर क्या? ऑलवेज अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट। पहले तो आप लोगों के आपने क्या ट्राई करना है, आपको इंडिपेंडेंट रहना ही है। अपीयर करो कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगा। फिर कंसीडर एनी थ्रेट्स, अगर चेक करो क्या उसकी वजह से कोई थ्रेट आ रहे हैं आपके ऊपर, थ्रेट आ रहे हो कौन कौन से सर? इंटरेस्ट आ सकता है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, या फिर फेमिलियरिटी। अगर आ रहा है यस तो क्या करो? डिसिस्ट करो। अगर आपको लगता है कि अगर आपके ऊपर फैमिली, अगर आपके ऊपर कोई भी थ्रेट आ रहा है तो उसे डिसिस्ट करो, ठीक है, ताकि आप एलिमिनेट कर सको, या फिर सेफगार्ड्स लो ताकि आप उस थ्रेट को एग्जिस्ट कर दो। तो अगर आ रहा है तो डिसिस्ट करेंगे, या फिर सेफगार्ड लेंगे उसे एलिमिनेट करने के लिए, मतलब लो करने के लिए। कोई सेफगार्ड नहीं है तो नॉट एक्सेप्ट द वर्क। अगर कोई सेफगार्ड नहीं है तो एक्सेप्ट करने की भी जरूरत नहीं है सर। यहां से भी पढ़ा तो एक बारी। अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट करेंगे, यस सर करेंगे। ऑडिटर क्या करेगा? कंसीडर करेगा कोई थ्रेट वगैरह इन्वॉल्व तो नहीं है, नहीं है सर। अगर थ्रेट करता है एग्जिस्ट तो ऑडिटर क्या करेगा? डिसिस्ट करेगा टास्क लेने से, भाई मैं नहीं लूंगा, मेरे को थ्रेट आ रहा है। अगर थ्रेट करेगा, या फिर अगर उसे क्या नहीं करना, डिसिस्ट नहीं करना, तो एलिमिनेट करेगा और उसे एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आने की कोशिश करेगा। नहीं आ सकता एक्सेप्टेबल लेवल तक तो नहीं लेगा काम, बात खत्म।
क्या तुम्हारे को मेरी बात समझ आई? सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई सर। सिंपल है सर। सर 5 तरह के थ्रेट है, 5 तरह के थ्रेट अगर होंगे तो ऑडिटर को ट्राई करना है इंडिपेंडेंट रहने का। अगर उसके ऊपर थ्रेट आ रहे हैं तो देखेगा आ रहा है तो ना लो, अगर वो एलिमिनेट हो सकते हैं लो लेवल तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक आ सकते हैं तो भी ले लो, और अगर वो भी नहीं आ सकते तो बिल्कुल मत लो। क्या मेरी बात क्लियर? क्लियर सर। डन 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 डन। अब उसके ऊपर आता है एक छोटा सा और कंसेप्ट। ये एक सारा कंसेप्ट हमारा जो हम लोग उधर एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस वाला भी उससे रिलेटेड नहीं था, और कौन सा उससे रिलेटेड नहीं था सर? प्रोफेशनल सेफ्टिज्म वाला भी उससे रिलेटेड नहीं है। ये दोनों अलग अलग है। इंडिपेंडेंस वहां पे यूज होता है, बिल्कुल होता है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में वो सारे 5 फैक्टर IOO वाले जो थे प्लस इंडिपेंडेंस दोनों आते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के डायरेक्टली आता नहीं आता। तो प्रोफेशनल अपने आप में कंसेप्ट है। क्लियर? यस सर। तो क्या हम पहले ये बाद में पढ़े प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, पहले खत्म करके आ जाए? हाँ सर चलो। सर अब हम चलते हैं हमारे वापस उस टॉपिक पे जिसने हमारे को इतना दूर भेजा था। हाँ सर प्लीज प्लीज। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा। सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम यहां से क्या हो गए थे, डाइवर्ट हो गए थे और पीछे चले गए थे। यस और नो मेरी बात? यस सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ लिया। अच्छा सर अब ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब है समझ आ चुके हैं हम। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल कंपिटेंस भी समझ आ गया, ड्यू केयर भी समझ आ गया, कॉन्फिडेंशियल भी समझ आ गया, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी समझ आ गया। साथ में और क्या समझ आ गया सर? साथ में ये भी समझ आ गया सर कि इंडिपेंडेंट रहने का। अब इंडिपेंडेंट की बात क्या करी है उसने? बोला कि देख भाई ऐसे इंडिपेंडेंट जो तेरे को रहना है ना वो तेरे को नहीं रहना है, जितने तेरे पास आसपास है सबको इंडिपेंडेंट रहना है, और तुमने सबको बताना भी है कि तू इंडिपेंडेंट है। बट क्या तू सबको कल्ला कल्ला बताएगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? नहीं सर ऐसा नहीं होता है। आपको क्या बनानी पड़ती है? आपको स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन करने पड़ेंगे अपने इंडिपेंडेंस को लेके। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कम्युनिकेट करनी है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू इट्स पर्सनल। मतलब आपको जो भी हो कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस क्या करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करनी पड़ती है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, सारे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिसका भी ऑडिट करने वाले ये कम्युनिकेशन सही तरीके से चलनी चाहिए। क्लियर है? एंड आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट करने पड़ते हैं सर्कमस्टांसेस जो क्या करते हैं, थ्रेट लेके आते हैं कहीं ना कहीं, ताकि हम उसे क्या कर सकें, या तो एलिमिनेट कर सकें या फिर हम उसे एक्सेप्टेबल लेवल पे आ सके, अदरवाइज हम विड्रॉ कर सके। क्या ये मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो सब सिंपल से दो बातें बोली एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंस की, सर ये दो ही बातें बोली। इंडिपेंडेंस के बारे में जानना है इन माइंड इन वो ऊपर अलग से टॉपिक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। तो अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स एसक्यूसी 1 या 220 में इंडिपेंडेंस पूछेगा तो बस यही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। क्या कि आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है पॉलिसी एंड प्रोसीजर अपने इंडिपेंडेंस के, कि आपको सब कुछ सबको सारे लोग क्या बताएंगे इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सारी की सारी वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट करने पड़ेंगे क्या कोई थ्रेट तो नहीं है। थ्रेट है तो क्या उसको लो एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आया जा सकता है, नहीं आया जा सकता तो उसको छोड़ दीजिए, वो टास्क को नहीं लेने का। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको कोई भी लगता है क्या कि कहीं ना कुछ इन्वॉल्व है, तो आपको प्रॉम्प्टली क्या करना पड़ता है, नोटिफाई करना पड़ता है कोई भी सर्कमस्टेंस। अगर बाई चांस क्या होता है, ये सर किस चीज के लिए यूज होता है, अगर आप पहले आपने जब ऑडिट लिया तब सारे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको लगता है किसी ने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, या फिर कोई रीजन की वजह से कोई रिलेटिव निकल आया जिसकी वजह से क्या हो गया है, अब हमारा एक फैमिलियर, हम ये तो फैमिलियर इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर कोई और थ्रेट हमारे ऊपर आ गया और हमें नहीं पता था। ये तब नहीं पता था जब हमने शुरू करा, तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में निकल के आया। तो जैसे ही निकल के आए तो प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर दो फॉर्म को अबाउट द सर्कमस्टांसेस जो भी हुआ, या फिर जो रिलेशनशिप डेवलप हो गया है उसके बारे में क्लियर कर दो कि भाई मैं यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरी इंडिपेंडेंस यहाँ पे लूज हो रही है। तो आपको उसको क्या कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको क्या लेना पड़ता है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ता है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अगर बाद में आप हो जाओ तो क्या करो, प्रॉम्प्टली नोटिफाई कर लो और अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो सर। जो हमें क्या लेनी पड़ती है, एक और बात बोली गई, क्या जो प्रॉम्प्टली एक्शन लेना होता है उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, रिटर्न कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। आप कंप्लायंस की रिटर्न कंफर्मेशन लेते हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे होते हैं इंटायर फॉर्म के अंदर के सारे हमें रिटर्न कंफर्मेशन देंगे कि हम इस क्लाइंट के साथ में प्रॉपर इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई भी नाता नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर थ्रेट नहीं आता। और आपको क्या लेनी होती है, एटलीस्ट एनुअली आप साल में एक बार इसके बारे में क्या लेंगे, एटलीस्ट साल में एक बार आप क्या लेते हो, जरूर इसके बारे में रिटर्न क्या लेते हो, कंफर्मेशन जरूर लेते हो सारे के सारे लोगों से। क्या क्लियर है? फ्रॉम ऑल फर्म पर्सनल, सारे के सारे लोगों से आप क्या लेते हो, ये लेते हो। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्या यही वाली बात 220 के अंदर भी यही लिखी है? आ जाओ देख लो, मैं तुमसे क्या झूठ बोलूंगा। बिल्कुल सर, ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि एलिमिनेट कर देंगे लो लेवल तक, आइडेंटिफाई करेंगे, रिपोर्ट एंड एंगेजमेंट पार्ट ऑफ रेलेवेंट पर्सन विद द फर्म टू एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेंगे, अदरवाइज विड्रॉ कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सर? तो दोनों के अंदर एसक्यूसी 1 वाला आंसर चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। कोई डिफरेंस है? नहीं सर। तो मैंने क्या लिख दिया, सेम एज एसक्यूसी 1। सर वहां से पढ़ना है वहीं से पढ़ना है। चलो अब आते हैं उसको क्लियर करके और बढ़ते हैं आगे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बहुत बार आया, आएगा भी। सर क्या, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम सर एलिमेंट्स पे थे, और एलिमेंट्स को पढ़ते पढ़ते ये रे सर, एलिमेंट्स को पढ़ते पढ़ते हमने लीडरशिप के बारे में बात कर ली, एथिकल रिक्वायरमेंट से बात कर ली, इसके अंदर हमने IOPCDC, और कौन सा सर कॉन्फिडेंशियलिटी, और कौन सा सर प्रोफेशनल बिहेवियर, और कौन सा सर इंडिपेंडेंस की बात हम करते हुए आए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? आपकी बात बिल्कुल क्लियर है सर। ये क्या क्या लिखे जा रहे हो सर? वही लिखा है जो तुम्हें पता है। अब आते हैं सर इसके ऊपर इंपॉर्टेंट के ऊपर, और उसके बाद रह जाएगा इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सर वैसे सारा ही है इसके अंदर। क्या क्लियर है सर? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। चलिए मेरे साथ पानी पुनी पी लीजिए,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आधी घुट भर लीजिए और तैयार हो जाए। क्या तैयार है सर? बिल्कुल तैयार है सर। चलो सर, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस कैसे करेंगे? अगर आपने किसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है मतलब पहली बार करना है, या फिर आपने कॉन्टिन्यूअस करना है मतलब उस क्लाइंट के साथ आप पहले से एसोसिएटेड है, आपने उसको आगे लेके जाना है, उस वाले केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? पहले सिंपल सी बात बोलेगा क्या, बिफोर। अगर आपने किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना हो ना, उससे पहले, क्या हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्वालिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो क्वालिटी के अंदर क्या आया? क्वालिटी के अंदर आया कि जब आपने कोई एक्सेप्टेंस से कॉन्टिन्यूस करनी होती है ना, उस टाइम पे भी क्वालिटी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सर क्वालिटी में क्या क्या, हम क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे कि मेरे को जब पहले मैंने एक्सेप्टेंस करनी है या मैं कोई कॉन्टिन्यूस कर रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा? अगर आप पहले बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि आपका काम है कि आप जिस क्लाइंट के साथ आप एंगेजमेंट करने वाले हो ना, उसके बारे में आपके पास वाइटल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर कौन कौन सी? सीसीआई। क्या होना चाहिए आपके पास? सीसीआई होना चाहिए। आपको उस क्लाइंट की कंपिटेंस के बारे में पता होना चाहिए। कंपिटेंस के अंदर क्या आता है? कंपिटेंस के अंदर सीसी होता है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। उस क्लाइंट का आपको क्या होना चाहिए? कैपेबिलिटीज, उसका टाइम, उसके रिसोर्सेज, कि वो कैसे परफॉर्म करता है, ये सारे के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब मेन वर्ड क्या है? कंपिटेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसका कंप्लायंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंप्लाई करता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स साथ है, नहीं करता। और लास्ट में उसकी इंटीग्रिटी की, क्लाइंट कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन वगैरह कैसी है। इन सारे केसेस के अंदर आप क्या निकाल सकते हो? उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल। अगर आपने ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना हो, उससे पहले क्लाइंट की वाइटल इन्फॉर्मेशन को जरूर देख ले। क्या देख ले? उसका सीसीआई देख ले। सी से मतलब सर उसका कंपिटेंस चेक कर ले, उसमें उसकी कैपेबिलिटीज पता चल जाएंगी। आप उसका क्या कर ले? कंप्लायंस चेक कर ले एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ, और लास्ट में आप क्या कर ले? उसकी इंटीग्रिटी चेक कर ले। सर ये इन्फॉर्मेशन कंसीडर नेसेसरी मानी जाती है क्या? बिफोर एक्सेप्टिंग सच न्यू एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट, ये तो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है जो आपको ले लेनी चाहिए। Where issues have been identified and the firm decide to accept or continue the client relationship for a specific engagement, it should document how the issues is resolved. अब क्या सर पॉइंट आया? सर उसने सिंपल सी बात बोली क्या, अगर आपने सिंपल है, अगर आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ इश्यूज मिलते हैं, अगर आपको कुछ इश्यूज मिलते हैं सर, मतलब इश्यूज आइडेंटिफाइड तो हो गए सर, लेकिन आप फिर भी क्या डिसाइड करते हैं कि मैं फिर भी कंटिन्यू करने को तैयार हूं या मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। ऊपर तो हमने बोला आपने सीसीआई चेक करना है, सीसीआई चेक करने में आपको कुछ इश्यूज मिल गए सर। अब मिलने के बावजूद भी अगर आपको लगता है आप इसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या कंटिन्यूस करने के लिए तैयार हो, तो सिंपल सी बात बोलेगी भाई ऐसा करना, डॉक्यूमेंट कर लेना कि जो इश्यूज आपको मिले थे आपने उसको रिजॉल्व कैसे किया। अब इश्यूज के साथ साथ आप नहीं कर पाओगे, आप इश्यूज को रिजॉल्व कर लिए, डॉक्यूमेंट करके लिख देना कि ये इश्यूज मिले थे और हमने इसको ऐसे तरीके से क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। तब आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन आता है क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के अंदर से एक और टॉपिक निकाला, जो आप ऊपर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट चेक कर रहे थे, वो इंटीग्रिटी में क्या चेक करोगे ये तो बता दो। उस इंटीग्रिटी में देखोगे कैसे पता चलेगा ये क्लाइंट इंटीग्रिटी में हमने ऊपर क्या पढ़ के आए थे सर? सर इंटीग्रिटी में पढ़ के आए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर पढ़ा था। ट्रूथफुलनेस है कि नहीं है सर? ठीक है सर, याद है सर, बिल्कुल वही वाला पॉइंट पढ़ा था। स्ट्रेट फॉरवर्ड के बारे में बात करता है और ऑनेस्ट के बारे में बात करी थी सर हमने। फेयर डीलिंग्स करता है और क्या होना चाहिए साथ में? फेयर डीलिंग्स के साथ में क्या होता है? ट्रूथफुल होना चाहिए। तो ये सारी बातें जब वो मेरे लिए जरूरी थी, तो मैं जब अपने क्लाइंट को चेक कर रहा हूँ तो इंटीग्रिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं उस पर भी लगता होगा, बिल्कुल सर लगता होगा। तो अगर आपको किसी क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखनी हो तो मैटर्स जो जो होते हैं फॉर्म कंसीडर करते हैं, वो कौन कौन से मैटर होते हैं? सर पहले नंबर पे क्लाइंट की रेपुटेशन चेक करना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या? ऑनेस्टी उसकी चेक करना, मतलब उसकी रेपुटेशन चेक कर लेना। किस किस की रेपुटेशन? क्लाइंट की रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? उसको जो वो जो कंपनी है, उसके जो ओनर्स हैं, उसके जो की मैनेजर पर्सनल्स हैं, उसकी जो रिलेटेड पार्टीज हैं, या जो भी उससे एसोसिएटेड लोग हैं, उन सबकी क्या कर लूंगा मैं? रेपुटेशन चेक कर लूंगा। क्या हो गया मेरा क्लियर? रेपुटेशन क्लियर है सर। सर यहां से मार्क कर देता हूं। सर रेपुटेशन क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद देख लेना उसके नेचर ऑफ ऑपरेशंस को, कि वो ऐसा कोई काम तो नहीं करता ना कि वो बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर सही ना हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा काम होना चाहिए, उसका नेचर ऑफ ऑपरेशंस अच्छे होने चाहिए, सही काम करता होना चाहिए, वो देख लेंगे। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट है। या फिर आप एटीट्यूड देखना क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का, जो लोग टीसीडब्ल्यूजी कहलाते हैं अपने आप को, जिनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, वो सारे बंदों का एटीट्यूड देख लेना रिलेटेड टू क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि हम ये बातें उनसे किसमें करने वाले हैं? एंगेजमेंट में करने वाले हैं। तो अगर वो बंदे का एटीट्यूड ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप क्या ना करना, आप उनकी इंटीग्रिटी पे क्या ना करना, भरोसा मत करना, और ना ही उस क्लाइंट की एक्सेप्टेंस करना या फिर कंटिन्यू करना अपने एंगेजमेंट को। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। और क्या देख लेना, अब देख लेना फर्म का फोकस किसके ऊपर है? लो फीस के ऊपर तो नहीं है, कि वो फर्म का फोकस एक मुझे कम से कम पैसा देना है। अगर उसे कम से कम पैसा देना होगा तो डेफिनेटली वो क्या नहीं करेगी, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देगी, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने लग जाएगी। तो ऐसा भी काम ना करना अगर उनका एग्रेसिवली कंसर्न है वो किसको लेके, कि हमें फीस कम से कम रखनी है। ऐसा नहीं है, जो जेन्युइन फीस होगी वो अगर देने के लिए तैयार है तो बहुत बढ़िया। या फिर अगर आपको लगता है कोई इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ द वर्क के इंडिकेशन लग रहे हैं कि ये तो मैनेजमेंट मुझे मना
कर देगी काम देने से। मेरी बातों से पता चल रहा है कि ये मुझे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से क्या नहीं लेने देगी, लिस्ट नहीं लेने देगी, तो मुझे क्या करना, काम नहीं करना। या फिर वो क्लाइंट किसके अंदर इन्वॉल्व है, फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कहीं फंसा पड़ा है, या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से उसका कोई लग रहा है हमारे को, तो उस वाले केस में उसका काम हमें नहीं लेना चाहिए। और द रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म और द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, अगर कोई प्रीवियस फर्म को नॉन अपॉइंट करी है, आपने हटाई है, उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या ऐसा है कि उन्होंने आपको ओपिनियन जेन्युइन दिया, एडवर्स दिया, तो आपने उनको निकाल दिया? ऐसे रीजन की वजह से अगर आपने उस फर्म को निकाला है तो भी फिर मुझे आपका काम क्या करना है, मुझे नहीं लेना। कल आप मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। तो सर अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करनी होती है, क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करनी होती है तो एज अ फर्म आप क्या क्या चेक करते हैं? ऑडिटर आप क्या क्या देखोगे? उस क्लाइंट का रेपुटेशन मार्केट में कैसा है, उसके ओनर्स का, उसके की मैनेजर पर्सनल्स का, और उसके क्या किसका रिलेटेड पार्टीज का। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर जल्दी से, सर क्लाइंट का क्या हुआ, मैंने क्लाइंट का क्या चेक कर लिया जल्दी से? क्लाइंट की सर मैंने रेपुटेशन चेक कर ली। अब जो याद आ रहा है पॉइंट, पहले जो याद आ रहा है पॉइंट, सर क्लाइंट की रेपुटेशन देख ली, क्लाइंट का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कोई मामला वगैरह से लेना देना तो नहीं है। प्रीवियस ऑडिटर वगैरह को जो उन्होंने निकाला, उसका रीअपॉइंटमेंट का क्या रीजन था? अगर उन्होंने किसी रीजन की वजह से निकाला है, जो रीजन सही नहीं है, तो मेरे को भी नहीं चाहिए वो काम। अगर उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस या फीस को कम करने पे तो नहीं है, अगर है तो नहीं करूंगा। उसका नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या सही है या नहीं है, बिजनेस प्रैक्टिस के हिसाब से या नहीं है, और उसका एटीट्यूड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके या फिर किसको इंटरनल कंट्रोल्स को लेके क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर वो नहीं है, एग्रेसिव सा लग रहा है, तो भी मुझे क्या नहीं चाहिए, आपका काम नहीं चाहिए। और अगर वो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किसकी, कि मेरे काम पे क्या लगाएगा, लिमिटेशन लगाएगा, तो भी मुझे क्या नहीं करने का, आपके साथ काम नहीं करने का, एक्सेप्टेंस नहीं करने की। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है? सर आपकी बात क्लियर है। अब जो ये टॉपिक लिखा है, ये क्या लिखा है? जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, क्या लिखा? जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, इफ ऑब्टेन अर्लियर, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है, जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अगर पहले हो जाती तो आप इसको एक्सेप्ट ही ना करते। अब आपने एक ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, इंटीग्रिटी वगैरह के वो सारे फैक्टर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला और आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको लगता है यार अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे पहले मिल जाती ना, तो मैं इसको क्या ना करता, एक्सेप्ट ही ना करता। याद है हमने 560 के अंदर पढ़ा था, अगर पहले मिल जाते वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑडिट रिपोर्ट से, तो मैं शायद अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर देता, अपना ओपिनियन चेंज कर देता। याद है? अरे सर वही बात हो रही है, बिल्कुल। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती, ऑब्टेन पहले हो जाती, जिसकी वजह से शायद आप क्या ना करते, ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करते, तो आप क्या करेंगे, विड्रॉ ढूंढेंगे। अब विड्रॉ ढूंढने से पहले वही वाली बात सर, अगर आपने विड्रॉ ढूंढना होता तो देखना होता आपकी कोई प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं आती, किनको लेके, ओनर्स को लेके, टीसीडब्ल्यूजी या रेगुलेटर्स को लेके। क्या इन लोगों को इन्फॉर्म करना जरूरी है? ऑब्लिगेशन है तो कर दीजिए। और आप ये बताएंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा लिखा हुआ है क्या, कि आप जो विड्रॉ ले रहे हैं वो क्या, वो फर्म की ऑडिट एंगेजमेंट से ले रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑडिट छोड़ रहे हैं या फर्म ही छोड़ रहे हैं? मतलब सर क्लाइंट के साथ अपना रिलेशनशिप ही खत्म कर रहे हैं पूरा का पूरा, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑडिट छोड़ रहे हैं? ऑडिट का मतलब होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट छोड़ रहे हैं, पर हाँ टैक्स ऑडिट वगैरह करेंगे, आरओसी के फॉर्म्स वगैरह फिल करेंगे, और जो भी मैनेजमेंट की नॉन ऑडिट सर्विसेज है वो देंगे, या बिल्कुल ही क्लाइंट के साथ कुछ नहीं करेंगे? ये भी आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से क्लियर है सर। ये क्या आता है हमारा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस। तो सर तीन बातें क्या याद रखी? एक्सेप्टेंस करने से पहले वाइटल इन्फॉर्मेशन ले लो, पहले ही ले लो, अगर पहली बार करो तो बहुत बढ़िया, उसकी इंटीग्रिटी जान लो, उसकी कंपिटेंस जान लो, और उसका क्या जान लो, साथ में कंप्लायंस जान लो, एथिकल रिक्वायरमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नेसेसरी है। जैसे ही आपने इंटीग्रिटी जानने की कोशिश करी होगी, अगर आपको लगता है कि आपको इशू आइडेंटिफाई हुआ है, तो अगर आपने उसका फिर भी एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे 230 बात है यहाँ पे, ये बात यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट करिए। अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो इश्यूज वगैरह को कैसे रिजॉल्व करें, इसको डॉक्यूमेंट करें। और उसके बाद आता है सर इंटीग्रिटी कैसे चेक करेंगे? सर देख लिया, रेपुटेशन वगैरह का पॉइंट देख लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस फीस के ऊपर देख लिया, फॉर्मूला के अंदर नहीं होना चाहिए, और कौन सा आगे सर, उसका एटीट्यूड के बारे में बात कर ली, और क्या आगे इंडिकेशन देख लेंगे, कोई लिमिटेशन उसको पे लगा रहा है नहीं लगा रहा है, इन सारी बातों से पता चल जाएगा उसकी इंटीग्रिटी के बारे में। और अगर इंटीग्रिटी के बारे में पता लग भी गया, उसको हमें कुछ नहीं मिला, हमने एक्सेप्ट कर लिया, और करते करने के बाद हमें पता चला कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, अगर पहले मिल जाती तो मैं ये एक्सेप्ट ना करता, मामला में था वो बंदा, या ऐसा कुछ निकला, बाद में निकला, पहले नहीं पता चला, तो उस वाले केस में क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। विड्रॉ करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑब्लिगेशन ढूंढनी पड़ेगी, क्या वो लीगल और रेगुलेटरी मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन आती है, ओनर्स को लेकर, रेगुलेटर्स को लेकर, और किसको लेकर, टीसीडब्ल्यूजी को लेकर है तो उनको इन्फॉर्म कर दो, नहीं है तो ये सोच लो, क्या बता दो कि मैं ऑडिट एंगेजमेंट से जा रहा हूँ या क्लाइंट से ही जा रहा हूँ, क्लाइंट छोड़ रहा हूँ या ऑडिट एंगेजमेंट छोड़ रहा हूँ। क्या मेरी बात डन है? डन है सर। सर क्या ये 220 में भी कुछ अलग है क्या? आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर है क्या? क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सेम एज एसक्यूसी वन। तो सर कुछ भी चेंज है? बिल्कुल नहीं है। क्या क्लियर है? सर क्लियर है, चलिए। अब उसके बाद हम कहाँ चले सर? उसके बाद सर हम चलते हैं अगला छोटा सा, बहुत छोटा सा, इसको ऐसे याद रखें कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है सर? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है सर? सर ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब सिंपल है कि जो भी आपके सफिशिएंट पर्सनल्स हैं विद उनकी कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल नेसेसरी टू परफॉर्म इट्स एंगेजमेंट। तो मतलब जो भी आपके पास लोग हैं, ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए कि आप ध्यान रखें कि रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारी फॉर्म में काम कर रहे हैं, उनका सी किसके हिसाब से होना चाहिए, पीएलआर के हिसाब से होना चाहिए। क्या बोला मैंने? उनका सी किसके हिसाब से होना चाहिए,
चाहिए, PLR के हिसाब से होना चाहिए। CCD का मतलब सर उनका कंपिटेंस, उनकी कमिटमेंट और उनका कंप्लायंस, उनकी कैपेबिलिटीज, कमिटमेंट एंड कंप्लायंस। जो भी है कंप्लायंस भी एथिकल रिक्वायरमेंट से, कमिटमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट एक ही बात है। तो उनकी कैपेबिलिटीज, उनका कंपिटेंस और उनकी कमिटमेंट या उनका कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलना है। और वो कौन प्रिंसिपल्स गवर्न करता है? जो PLR मतलब उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। जो HR होता है सर, HR कौन कौन से इश्यूज हैंडल करता है, कौन कौन सी पॉलिसी लेके आता है, उसका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, कंपनसेशन देना, ट्रेनिंग देना, करियर डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। ये सारे काम किसके? सर HR के फंक्शन है, जो SRO की रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर आते हैं। उसको ये सारे कामों के अंदर क्या करना पड़ता है? सही तरीके से उसकी कैपेबिलिटीज, कंपिटेंस एंड कमिटमेंट का रोल निभाना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या नीचे भी ऐसे ही है? बिल्कुल सर सेम है, कुछ अलग नहीं है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट आता है सर क्या? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, यस सर। पर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए मैंने क्या लिखा? मार्क करेंगे ऐसे 220 वाला, इसको यहां से नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 220 से, लेकिन ये यहां से पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस खत्म करके आते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बता दो, आ जाओ। सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कहां से पढ़ना है? सर 220 से पढ़ना है। SQC 1 में वही वाली बातें लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो बातें लिखी है उसका मजा ही अलग है। सर ऐसा क्या? बिल्कुल सर। एंगेजमेंट पार्टनर जो होता है, एंगेजमेंट पार्टनर क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सर DSP के लिए। अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या सर? अब एंगेजमेंट में परफॉर्मेंस की बात करें, जो आपने परफॉर्मेंस करनी है, जो आप एंगेजमेंट आपने ले तो ली है, एक्सेप्टेंस करने से पहले वो सब चेक करने को भी बता दिया उसने, लीडरशिप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बता दिया कि क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है। यस और नो? यस सर। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम सबने ये देख लिया कि किस तरीके से काम होना चाहिए, इंडिपेंडेंस फॉलो करनी है, और वो सारा का सारा प्रोसीजर वाली चीजों को हमने पीछे बैकग्राउंड में मेंटेन करके चलना है, हमारा काम हो जाएगा। यस सर? नो? यस सर। थर्ड सर, एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूस के बारे में जान लिया, कब करनी होती है, उससे पहले क्या लेना होता है, क्या नहीं लेना होता, ये भी देख लिया सर। नहीं लेने का तो नहीं लेने का, ये भी पढ़ा, विड्रॉ कर सकते हो। और लास्ट में क्या पढ़ा? ह्यूमन रिसोर्सेज देख लिया। अब आता है, आप एंगेजमेंट ले चुके हो, परफॉर्म करने की बारी आई है। जैसे ही आपको एंगेजमेंट परफॉर्म करने की बारी आती है, तो एंगेजमेंट पार्टनर को बोला जाता है तू ही बड़ा बंदा है जो क्या करेगा, तू ही DSP है। तू ही DSP का मतलब, तू ही DSP का मतलब तू ही डायरेक्शन देगा, तू ही सुपरवाइज करेगा और तू ही परफॉर्म करेगा। तो मतलब तेरे को बोला कि एंगेजमेंट पार्टनर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू ही DSP है इसका। DSP क्या है सर? तू DSP मतलब तू डायरेक्शन देगा, तू सुपरविजन देगा और तू ही क्या करेगा? परफॉर्मेंस करेगा इन अकॉर्डेंस विद PLR। और वो होने किसके हिसाब से चाहिए? पूरे के पूरे स्टैंडर्ड के अंदर एक ही नाम यूज हो रहा है, प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस हिसाब से वो करना पड़ेगा। फर्दर रिव्यू ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे ही तेरे को क्या करना है, तेरे को ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उसको रिव्यू करना भी डॉक्यूमेंटेशन को तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। सर जब भी बात आती है ना किसकी, कि अगर कोई आपके पास ऑडिट आता है जिसके अंदर आपको लगता है कि यार ये ऑडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए? आपको लगता है कि यार मुझे ना इसकी क्वालिटी के बारे में क्या कर लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि एक्चुअली में वो क्वालिटी सही तरीके से फॉलो, या हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को परफॉर्मेंस के टाइम पे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए केस के लिए आपको बोला गया क्या? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योर करने के लिए कि अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटिन्यूस मैटर्स बाय द एंगेजमेंट टीम, नॉट ओनली विद इन द टीम बट आल्सो विद द अदर्स ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल। मतलब अगर एंगेजमेंट पार्टनर क्या बोला गया कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंश्योर करने के लिए। किस बात को इंश्योर करने के लिए? कि भाई मैंने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन वगैरह ले ली है, कोई भी डिफिकल्टी या कोई ऐसा मैटर मुझे मिला हो जहां पे मुझे लगता है कि मेरे लेवल ऑफ नॉलेज से ज्यादा मुझे एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? अप्रोप्रिएट लेवल पे आपको कहीं पे भी आउटसाइड द फॉर्म से कोई भी क्या करनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, आप ले सकते हो। और उस हेल्प को देने के लिए कौन आता है? उस हेल्प को देने के लिए आता है EQCR। सर ये क्या है? EQCR कौन सा होता है? सर EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आप करवा सकते हो। एक रिव्यूअर होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जो क्या करता है? वो देखता है कि मैनेजमेंट जो भी आप रिव्यू करते हो, जितना भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट्स करते हो, वो उसमें से कुछ उठाएगा और उसको क्या करता है? रिव्यू करके देखता है कि क्या आप अपने जो क्वालिटी के बारे में इतनी सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, कह रहे हो, पॉलिसीज तो बनाई है, प्रोसीजर बनाए हैं, बट क्या वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में एक्चुअली आप फॉलो कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? इसका आपके सामने ट्रू पिक्चर कौन लेके आता है? सर अच्छा, मतलब क्वालिटी का ऑडिट कौन करता होगा? बिल्कुल सही बात है। तो आपने अगर क्वालिटी से काम किया या नहीं किया, इसका ऑडिट कौन करता है? EQCR करता है सर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है, उस क्या करता है? रिव्यू करता है। तो आपकी रिव्यू किसका करेगा कि आपकी एंगेजमेंट परफॉर्मेंसेस में क्वालिटी मेंटेन हुई है या नहीं हुई है, एज पर द PLR। क्या बात क्लियर है मेरी? सर क्लियर है। चलो, तो सर यहां पे क्या करता है? द एंगेजमेंट पार्टनर शैल क्या करेगा? अपॉइंट करेगा किसको? सर पहले तो अपॉइंट करेगा रिव्यूअर को। वो क्या करता है? अगर उसको लगता है किस केस में कि मुझे क्या करवाना चाहिए, रिव्यू करवाना चाहिए, या मुझे सामने वाले से क्या करवाना है, मुझे कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट लेवल क्या चाहिए, बाहर से मुझे एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, उसे ये नहीं, उसे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जरूरत है, मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको क्या कर पाऊंगा, ठीक से इवेल्युएट कर पाऊंगा, या फिर ऐसे एरियाज है जहां पे मुझे किसी की हेल्प लगेगी, कोई डिफिकल्ट है, कंसल्टेशन जरूरत है, वहां पे वो क्या करेगा? EQCR को कहेगा यार तो EQCR एक बार चेक कर लिया कि सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा? उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। अपॉइंट करने के साथ में उसे डिस्कस करने पड़ेंगे क्या? वो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, बिल्कुल उसे बताना पड़ेगा कौन कौन से मैटर्स आए हैं। यस बिल्कुल, आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे बताना पड़ेगा ये सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स है, इंक्लूडिंग
लेकिन ये सारे मैटर्स है जिसके अंदर क्वालिटी की बातें हुई है जो तेरे को चेक करनी है। और नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट्स अंटिल द कंप्लीशन, और आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को तब तक डेट नहीं कर पाओगे फिर जब तक आप वो क्वालिटी रिव्यूअर से रिपोर्ट नहीं ले लेते। बात तो सही है, क्वालिटी कंट्रोल जब रिव्यूअर्स को आपने बुलाया है ये करने के लिए तो उससे पहले आप अपनी रिपोर्ट दे दोगे तो फिर फायदा क्या होगा रिपोर्ट को देने का। तो पहले आप उसकी रिपोर्ट लेंगे, उससे पहले तक अपनी ऑडिट की रिपोर्ट की डेट आप नहीं रख सकते। अगर दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, आप क्या हो सकता है क्वालिटी रिव्यू बोले कि यार ये तो मेरे को सही नहीं लग रहा, हो सकता है आपने उससे रिव्यू करवाया है क्यों, अगर आपको उसकी बात सुननी नहीं थी। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में आ सकता है सर, एंगेजमेंट टीम के अंदर बीच में भी आ सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में भी आ सकता है, और इक्यूसीआर मतलब आपस में कोई दो ही लड़ सकते हैं। एंगेजमेंट टीम और पार्टनर के बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, पार्टनर और इक्यूसीआर के बीच में हो सकती है, एंगेजमेंट टीम और इक्यूसीआर के बीच में हो सकती हैं। तो वो क्या करना है, अगर ऐसे किसी केस में आता है डिफरेंस ओपिनियन, तो आपको कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो लिखी हुई है उसके बेसिस पे अपना डिसीजन लेना है। आपको क्या करना है, रिजॉल्व करने अपने डिफरेंसेस किसके बेसिस पे सर, फॉलो द प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आप फॉलो करेंगे प्रिंसिपल की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर कभी भी क्या हो जाए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आए तो। सर क्या मेरी बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, और पी से क्या था, परफॉर्म करना एज पर पीएलआर। एज पर पीएलआर, क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। सर एज पर पीएलआर कर देंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है या कंसल्टेशन की जरूरत है, कि आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्वालिटी के केस में सपोर्ट देने कौन आता है? कौन आता है सर? एक ही बंदा आता है, उसे क्या बोलते हैं, EQCR। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो सर EQCR आएगा, EQCR को बुलाया, अगर आपने EQCR को बुलाया तो आपको सबसे क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा आप उसे अपॉइंट करोगे, अपॉइंट करेंगे उसे सिग्निफिकेंट मैटर्स बताने पड़ेंगे, और थर्ड उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट मिलने से पहले आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं करना है। ये तीन बातें नहीं भूलनी है। बात क्लियर? यस सर। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो क्या करना पड़ेगा, फॉलो करनी कंपनी की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। इतनी बात डन है सर? डन है। सर चलते हैं वापस अपने SQC1 वाले टॉपिक के ऊपर, जल्दी आइए। सर यहाँ तक ये वाली बातें सारी आपने कर ली, बिल्कुल सर कर ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ वाला पॉइंट क्या होता है सर, कि सर जो EQCR होता है वो रिव्यू क्या होता है, मैंडेटरी होता है। किसके लिए सर? लिस्टेड एंटिटीज के लिए वो क्या होता है, मैंडेटरी होता है। बाकी आप वॉलंटरी करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन लिस्टेड एंटिटी केस में EQCR होता ही होता है। ये क्या है, जरूरी है, ये क्या है, मैंडेटरी है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका क्या बनेगा सर, MCQ बनेगा। बहुत बढ़िया। सर अब कुछ ऐसी बातें जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, जिसके ऊपर MCQ भी आ सकता है, उसे बोलते हैं क्या सर, एक ऑडिट एंगेजमेंट की फाइल। सर एक ऑडिट एंगेजमेंट की फाइल होती है ये सर, इसी के अंदर एंगेजमेंट, बिल्कुल जब आप एंगेजमेंट करते हो, जब आप एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके केस में आप क्या करोगे, जो भी आप लोगों ने सबको करने को दिया हुआ काम, आर्टिकल तेरे को ये काम करना है, मैनेजर तेरे को ये काम करना है, स्टाफ तेरे को ये काम करना है, एक्सपर्ट्स तेरे को ये काम करने, तेरे से ये मुझे रिपोर्ट चाहिए, वैल्यूएशन वाले को बोलोगे तेरे से मेरे को ये सब चाहिए। तो जब भी आप किसी चीज को परफॉर्म करते हो तो बाकी सारे लोग जितने भी काम करते हैं वो अपनी अपनी क्या बनाते होंगे, डॉक्यूमेंटेशन बनाते होंगे। सर जब सारे लोग अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता होगा, लास्ट में असेंबल करना पड़ता होगा। और जिस चीज को आप असेंबल करते हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन को फिक्स करके एक चीज के अंदर लगाते हो, उसे असेंबल करते हो, उसे क्या बोलते हैं सर, एंगेजमेंट फाइल, फाइनल एंगेजमेंट फाइल। तो सर एंगेजमेंट फाइल, ऑडिट एंगेजमेंट फाइल भी उसको नाम दिया जाता है, बिल्कुल सर। तो ऑडिट एंगेजमेंट फाइल क्या होता है, जब बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन को मिला के क्या करी जाती है, एक ही फाइल बनाई जाती है, तो उसे क्या बोली जाती है, ऑडिट एंगेजमेंट फाइल बोली जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? आपकी बात तो क्लियर है, बिल्कुल। चलो जी बहुत बढ़िया। अब सर क्या क्या करना पड़ता है, इसको टाइमली बेसिस पे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बट एक बात मेरी बताओ, जब ऑडिट की अगर आपने कोई फाइल बनानी है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन लगी है, तो वो क्या ऑडिट से पहले बनानी जरूरी है? ऑब्वियसली नहीं सर, क्योंकि ऑडिट के बाद में सर वो कुछ चीजें होती है ना सब्सिक्वेंट इवेंट वाली, वो सब तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। यस 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 और नो? यस सर। तो इसका मतलब क्लियर है कि ऑडिट एंगेजमेंट फाइल जिसमें डॉक्यूमेंटेशन लगी वो तब बनेगी जब लास्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट की क्या वो बात बननी चाहिए, पहले बननी चाहिए सर, बात बननी चाहिए। तो सिंपल सी बात लिखिए क्या, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बट क्या बाद का मतलब है, कभी भी नहीं सर, 60 दिन के अंदर अंदर जब आपकी रिपोर्ट होगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट की फाइल को कंप्लीट करना पड़ता है। 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा हुआ है साइड में, यस सर। 60 days आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको अपनी फाइल को कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह होगा तो वो सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा 60 दिन के अंदर, और ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह चेंज होनी होगी, वो ड्यूल डेटिंग वगैरह चीज भी आनी होगी, तब भी वो कवर हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सोच समझ के 60 दिन दिए गए और आफ्टर दिया गया, यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। अब पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है भाई, ध्यान रखना है। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो इसकी क्लाइंट की लगाते हो तो कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज बोलता है, उसे जब तक लॉ परमिट ना करे, लॉ रिक्वायर्ड ना करे, या फिर क्लाइंट खुद से ना बोले, तब तक आपको ये वाली मेरी इन्फॉर्मेशन क्या नहीं करनी, शेयर नहीं करनी। पड़ के आया या नहीं पड़ के? बिल्कुल पड़ के आया। तो आपको क्या करनी है, जो भी आप करोगे पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, सेफ रखोगे, इंटीग्रिटी से रखोगे, एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी। मतलब वो जो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी क्या वो कॉन्फिडेंशियल होगी, बिल्कुल होगी। क्या आप उसे सेफ रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा। क्या उसे कस्टडी में रखना पड़ता है ऑर्डर को अपनी? बिल्कुल रखना पड़ता है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसके लिए, यस सर। असेसेबल और रिट्रीवेबल होनी चाहिए, मतलब वो ऐसी जगह पे पड़ी हो जहां पे वो असेस करना चाहे तो असेस कर ले, और अगर बाई चांस वो ना भी मिले आपको तो इस एरिया में होनी चाहिए कि वो रिट्रीव भी कर पाए। मतलब अगर आप मान लो उसको अपने क्या रख रखा है, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में रख रखा है तो आपको उसे रिट्रीवेबल करने का ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर।
सर उसके बाद ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? अरे सर कहने वाली बात ही नहीं, किसकी प्रॉपर्टी होगी सर? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। ऑडिटर का हक होता है उसके ऊपर। ऑडिटर चाहे तो क्या वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी क्लाइंट की उसको दे सकता है कुछ ना कुछ, उसका कुछ कोई भी पैरा वगैरह निकाल के, यस सर अगर उसे लगता है तो वो कहीं ना कहीं उसको दे सकता है, मतलब डिस्क्लोजर वगैरह कर सकता है अगर क्लाइंट वगैरह का है तो, वरना नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। और उसे कब तक रिटेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है सर। 7 ईयर्स तक उसे रिटेन करके रखनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट से 7 साल तक आपको क्या करने पड़ते हैं, ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सर? एमसीक्यू के पॉइंट वो लिस्टेड एंटिटी वाला 1 पॉइंट, 60 डेज वाला दूसरा वाला पॉइंट, और तीसरा वाला पॉइंट मेरा क्या आ गया, 7 ईयर्स तक इसको मेंटेन करने का। और आ गया कि क्या उसको रिट्रीवेबल एसेसेबल वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ होनी चाहिए। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है सर? आपकी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या यहाँ पे नीचे इसके बारे में कुछ हमने मिस किया? क्या नहीं किया सर? तो हमारा टॉपिक यहाँ पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला भी खत्म हो जाता है। तो सर क्या बचा? सर बचा क्या? सिर्फ एक टॉपिक बचा जिसे बोलते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कौन सा करना है? ये वाला नहीं करना है। कौन सा वाला करना है? 220 वाला करना है। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन 220 से ही बनता है। सर 220 वाला मॉनिटरिंग भी खत्म करवाओ और ये चैप्टर खत्म नहीं सर, इसके बाद एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का टॉपिक बचेगा। यस और नो? यस। चलो 2 टॉपिक्स एंड डन। जल्दी आ जाओ मेरे साथ। सर मॉनिटरिंग की बात आ गई। सर अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। एलिमेंट्स हमने लीडरशिप पढ़ा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, चौथे नंबर पे ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ लिया, पांचवें नंबर पे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पढ़ लिया। अब आ गया लास्ट वाला टॉपिक मेरा, कौन सा वाला सर? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के बारे में बात कर रहा हूं सर। मॉनिटरिंग के बारे में क्या हुआ? अरे भाई अब सिंपल सी बात बता दो ना, जब आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो बनाया था, जो लिखा था इतना कुछ, अब उसके बारे में उसको मॉनिटर भी तो करो ना कि वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। बात तो सब सही है, मॉनिटरिंग तो करनी पड़ती है। यस और नो? तो मतलब सिंपल सी बात है। अरे भाई आपने एक इफेक्टिव सिस्टम बनाया था, किसका? क्वालिटी कंट्रोल का, जिसके अंदर आपने मॉनिटरिंग का प्रोसेस रखो, जो डिजाइन करो, ताकि आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिले क्या, कि ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जब लगा रहे हो, ये रेलेवेंट भी है, एडिक्वेट भी है, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो भी रहे हैं। तो मतलब सर क्या हो गया? ये रेलेवेंट भी है, एडुकेट भी है, और ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हो भी रहे हैं। ठीक है ना? रॉबन बन जाएगा। रॉबन बन रहा है कि नहीं बन रहा सर? रॉबन नहीं बन रहा, रॉ ही बन रहा है। पर कुछ नहीं बनाएंगे। क्या याद रखेंगे कि सर ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ सिस्टम के बेसिस पे डिजाइन करते हो ऐसे 220 के अंदर, उसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्या ये चेक करना होता है सर? ये चेक करना होता है क्या कि वो रेलेवेंट है, सही तरीके से काम कर रहे हैं, रेलेवेंट होने चाहिए, एडिक्वेट होने चाहिए, और इफेक्टिवली ऑपरेट होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद क्या होता है सर? द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑडिट एंगेजमेंट। सर एंगेजमेंट पार्टनर कहता है कि मुझे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर पर्टेन करने टू द ऑडिट एंगेजमेंट के केसेस में। सर कौन कौन से? सर कौन कौन से शुड डॉक्यूमेंट, क्या क्या उसे डॉक्यूमेंट करना होता है मॉनिटरिंग के केस के अंदर? सर उसे सिंपल सी बात है, जब आप मॉनिटर करने निकलोगे, जब आप मॉनिटरिंग करोगे, चेक करोगे, उसकी रेलेवेंस चेक करोगे, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करोगे, वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो आपको दिखेगा कुछ इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए होंगे जहां पे कंप्लायंस हिट हुई होगी। यस और नो? बिल्कुल सर। किससे रिलेटेड? रेलेवेंट टू द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो जो सिंपल सी बात है, मॉनिटरिंग के अंदर जो आप ऊपर पॉइंट्स पढ़ के आए हो ना, बस उसी को लिखना है, कुछ और नहीं पढ़ना। जो भी हमने बात करी ना पॉइंट्स की, जो हमने एलिमेंट्स के अंदर पढ़े हुए, मतलब आपने चेक करना है क्या कि कोई भी इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए, किसको? कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, पॉइंट नंबर 2। फिर उसके बाद आया कोई भी क्या कंक्लूजन, कोई भी कंप्लायंस आया जिसके ऊपर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर, पॉइंट किसके अंदर था? एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही था। तो एथिकल रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गया, इसी के अंदर आता है इंडिपेंडेंस। इन दोनों के अंदर कोई भी इश्यूज है जो कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए अगर है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आया? एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस के कंक्लूजन। जो भी कंक्लूजन आप लोगों ने निकाले रिगार्डिंग क्या आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी रीजंस थे वो सारे के सारे पे डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं। और लास्ट में नेचर एंड स्कोप ऑफ द कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशंस अंडरटेकन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर आपने कोई भी कंसल्टेशन ली है, सर किसकी बात कर रहा है? EQCR। तो EQCR पे जो भी आप कंसल्टेशन वगैरह लेते हो, क्या उसको भी डॉक्यूमेंट करना पड़ता है? यस सर, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। और ये वाली बात आप कहाँ चेक करते हो? सारी बात डॉक्यूमेंटेशन कब करते हो? मॉनिटरिंग के टाइम पे। कब करते हो सर? एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है? ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करता है। सर कौन कौन सी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बीच में कोई कंप्लायंस इशू तो नहीं आया? अगर आया तो रिकॉर्ड कर लेंगे। इश्यूज जो भी आइडेंटिफाई हुए, किसके लिए? कंप्लायंस करने के लिए, किसके साथ? रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ, एंड हाउ दे आर रिजॉल्व, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया गया। फिर कंक्लूजन या फिर कंप्लायंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस जो भी आएंगे उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तीसरा, जो भी हमने एक्सेप्टेंस से कंटीन्यूअस के टाइम पे जो भी कंक्लूजन रीच किए उसको भी क्या कर लेंगे? डॉक्यूमेंट कर लेंगे। और लास्ट में नेचर एंड स्कोप के बारे में और जो भी कंक्लूजन वगैरह आए, हमें किसके कंसल्टेशन के थ्रू जो हमने हेल्प ली है उसके अंदर जो भी आया होगा उसे भी क्या कर लेंगे? उन कंक्लूजन को भी रिकॉर्ड करेंगे। मतलब EQ से हमने कुछ पूछा, उसने जो कंक्लूड करके दिया हमारे को, जो भी हमारा नेचर एंड स्कोप का टाइमिंग था, वो सारी चीजें हमें क्या कर लेते हैं? उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं, डॉक्यूमेंट करके चलते हैं। क्या मेरी बात बच्चों को क्लियर है? सर आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। सर ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे यहाँ पे। सर क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। मॉनिटरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट किया जाता है? मॉनिटरिंग होती क्या है? 3 वर्ड लिखने। मॉनिटरिंग अंदर रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मॉनिटरिंग की प्रोसेस देखते हुए आप कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसके अंदर आप उसे देखते हो कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज वगैरह आई है या नहीं आई है, उसी डेफिशिएंसीज को क्या किया जाता है? फिर डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो डेफिशिएंसीज कहाँ कहाँ पे आती है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स में, इंडिपेंडेंस में, क्लाइंट के एक्सेप्टेंस करते हुए, या फिर कॉन्टिन्यूस करते हुए, या फिर कंसल्टेशन के दौरान जो भी आप कंसल्टेंसी
सीरियसली लेते हो। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? यस सर, हमारी बात आप मेरी को बिल्कुल क्लियर है। एक बहुत प्यारी सी चीज, मेरी बात याद रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन भी किसी आरटीपी के अंदर आया, शायद जनवरी 25 या फिर मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, बट किसी ने किसी आरटीपी में एमटीपी में है क्या, एक लाइन वो लिखता है क्या, ऐसे 220 इज प्रेमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। तो क्या ये बात तुम लोगों को अब समझ आ रही है, ये लाइन क्यों लिखी है यहाँ पे? ऐसे 220 क्या है, प्रेमाइज्ड है किसके बेसिस के ऊपर, फ्रॉम द फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1, मतलब इसका जो सिस्टम है इसके बेसिस पे क्या प्रेमाइज हो रखी है इसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो कहीं ना कहीं ये बात जायज हो रही है नहीं हो रही? अगर वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, बेसिकली SQC1 और 220 के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देने। क्या बता देंगे? यस सर बता देंगे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर चुके हैं सर। 220 का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है सर, पी प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करना और ऑडिट रिपोर्ट को अप्रोप्रिएट देना, और इसके अंदर भी यही सारे पॉइंट है सर, यही सारे पॉइंट है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी? बिल्कुल सर, कुछ नहीं बचा है। बचा है तो बस एक बात जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों सर? क्योंकि ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं, मतलब ऑडिट करो ना करो, फिर भी आपको ये बात नहीं भूलनी है। मतलब आपने एज अ सीए बनने के बाद जो नहीं भूलना है उसे बोलते हैं क्या सर? उसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। उसे क्या बोलते हैं सर? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सर ये डेफिनेशन है क्या? नहीं नहीं, डेफिनेशन नहीं है सर। फिर क्या है? कहाँ गया हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? ये रहा सर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि सिंपल सी बात बोली जाती है कि ऑडिटर तो एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग है मतलब कि तेरे को हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने का मतलब होता है अलर्ट रहना। तो कहीं ना कहीं जो सारे वर्ड्स हैं कहां से हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के कंसेप्ट से आए हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड की बात कर रहा है कि ऑडिटर, तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, तेरे को जो ऑडिट करना है ना, ये छोटी सी चीज नहीं है। तेरे कंधों पे इतने सारे यूजर्स का ट्रस्ट टिका हुआ है, तेरे कंधों पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू सोच भी नहीं सकता। किसी फर्म के बारे में, किसी कंपनी के बारे में तेरा एक साइन उस कंपनी के बारे में जो बाहर मैसेज पास करता है ना, वो बहुत बड़ा मैसेज होता है। उसको इतने सारे क्या है, इंटेंडेड यूजर्स हैं जो वो क्या कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल कहीं ना कहीं जो उन्होंने बहुत हार्ड अर्न मनी है उसको वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो प्लीज ध्यान रखना कि तेरा जो डिसीजन है, जो भी तो रिपोर्ट देगा, जो भी तो ओपिनियन फॉर्म कर रहा है, उसके अंदर तेरे को क्या करना है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन करके चलना है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने का कंसेप्ट कौन सा है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। वो क्या बोलता है कि तेरा एटीट्यूड ही सारा कुछ है। मतलब तेरा जो एटीट्यूड है ना, वो हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड का होना चाहिए। तेरे को हमेशा ध्यान रखना, तेरे को क्वेश्चन पूछते चलना है, जहां जहां डाउट लगे क्वेश्चन पूछ ले। उन्होंने नहीं भी बताया फिर भी तेरे को लगता है ये इन्फॉर्मेशन तेरे को पूछनी चाहिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं भी करती तो भी पूछ ले। क्वेश्चनिंग माइंड रख अपना, और क्या रख साथ में? अलर्ट रख। दो चीजें। ऑडिट एटीट्यूड का क्या बोला? एटीट्यूड रहना चाहिए आपका क्वेश्चनिंग माइंड का। आपको हर टाइम क्वेश्चन पूछने जहां पे रेलेवेंस लगे। चाइना एवर ग्रांड का केस है जहां पे ऑर्डर ने सही क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पता। आप लोग जाना 2024 की स्टोरी पढ़ना, चाइना एवर ग्रांड वहां की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मिली है, शायद मैंने पहले भी किसी ना किसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया होगा। कितने लोगों का ट्रस्ट उस दिन पे टूटा उस ऑडिटर के सिग्नेचर की वजह से, जो उसने दे दिया, और उसके बाद कंपनी एक दिन में बंद हो गई। ऐसा कुछ है तो आपको क्वेश्चनिंग माइंड रखना था, आपको क्वेश्चन पूछते चलना था, इवन इफ आपके पास इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा था है या नहीं है, पर आपको क्वेश्चनिंग माइंड बंद नहीं करनी थी और आपको अलर्ट रहना था। क्या ये बात सही है? आपको अलर्ट क्या रहना है कि कोई भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट आपको निकल के आ सकती है ड्यू टू एनी एरर और फ्रॉड, वो आपको मिल जाए। आपको ध्यान रखना है डिटेक्शन रिस्क, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको डर लगता है कि मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप अलर्ट रह सकते हो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर। तो रिमेन अलर्ट फॉर एवर। यस सर। तो फॉर एवर जो मैंने बात बोली कि आपको रिमेन करना अलर्ट फॉर एवर, फॉर एवर अलर्ट रहना है आपको। ये नहीं है छोटी सी बात के लिए, क्वेश्चनिंग माइंड आपको रखते चलना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? ऑडिटर को प्लान एंड परफॉर्म करना होता है ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सर आपको जब भी ऑडिट प्लान करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ ही प्लान करना है। ऐसे 300 बोलते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट किसके साथ प्लान करना, ऐसे 210 बोलते हैं क्या? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ प्लान करना। 210 बोलते हैं नहीं, ये 200 के अंदर ही आता है, वैसे 210 के अंदर नहीं आता। 210 सीधे एग्रीमेंट से शुरू होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। सर अब आता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड रहता है बीइंग अलर्ट। सर मुझे अलर्ट किन बातों पे रहना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर मुझे अलर्ट किन बातों पे रहना है? एग्जांपल बता दो मेरी अलर्टनेस की। बिल्कुल। तो अलर्टनेस के एग्जांपल क्या है? देखो, अलर्टनेस एग्जांपल सिंपल सी बात बोलता है कि देख, तेरे को तब अलर्ट हो जाना है जैसे तेरे को लगे एक एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। तूने कोई चीज निकल के आई, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ऐसे 505 में तूने एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में बात पूछी तो पता चला कुछ और, तूने इनवॉइस देखा तो पता चला कुछ और। इनवॉइस में लिखा था मैंने इस बंदे के 5 लाख रुपए देने हैं, जो इनवॉइस बना हुआ था, लेकिन सामने वाली पार्टी से जब इन्फॉर्मेशन मांगी तो उसने सामने से बोला मुझे तो 3 लाख रुपए देने हैं। तो ये वाले मेरे केस में क्या हो गया? आपके को दोनों एविडेंस क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। आपका इनवॉइस एक एविडेंस था और दूसरा अदर एविडेंस क्या हो गया आपका? ऐसे 505 दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, इसका मतलब है तेरे को यहाँ पे अलर्ट हो जाने की जरूरत है। एकदम से अपना क्वेश्चनिंग माइंड लिया और अलर्ट हो जा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो सकती है। यस सर। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? दूसरे नंबर पे उसने बोला इंफॉर्मेशन जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू द क्वेश्चनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तेरे को किसी उनकी रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन पे डाउट आ जाए। जैसे कि एक न्यू इनवॉइस कंपनी को मैंने बोला कि मुझे इसका इनवॉइस प्रोवाइड कर दो, जो आपने ये ट्रांजैक्शन मुझे दिखाई है, ट्रांजैक्शन दिख रही है मुझे 1 साल पुरानी और मुझे इनवॉइस दिख रहा है अभी अभी निकला हुआ, न्यू इनवॉइस ऑफ द 1 ईयर ओल्ड सेल। एक सेल है जो 1 साल पहले हुई थी, बिल्कुल अप्रैल
25 के अंदर हुई थी और मैं 26 के बाद की बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले का इनवॉइस बिल्कुल नया का नया कोरा कागज के पेपर पे कैसे हो सकता है? कोरे कागज के पेपर पे कैसे हो सकता है जैसे आज ही डला और पुरानी डेट डली हुई है? ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्या करती है, मुझे उनकी डॉक्यूमेंटेशन की रिलायबिलिटी पे क्या ले आती है, डाउट ले आती है। और एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज टू बी यूज एज एन ऑडिट एविडेंस, फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे इंक्वायरी करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सेज देने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ क्या लगता है, मुझे कुछ ना कुछ सही नहीं लगता, रिलायबिलिटी सही नहीं लगती। फिर वहां पे मुझे क्या होने की जरूरत है सर, अलर्ट। अलर्ट पहले केस में क्या हुआ, जब दो ऑडिट एविडेंस आपस में क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें, अलर्ट हो जाओ। दूसरा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जिसके ऑडिट डॉक्यूमेंट, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे रिलायबिलिटी, उनकी डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी पे क्या आ जाए, डाउट आ जाए। तीसरा, जो कंडीशंस जो मुझे इंडिकेट करते हैं पॉसिबल फ्रॉड, मेरे लिए फ्रॉड और एरर तो मुझे बचाना ही है, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग ऑडिटर ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। मैंने कहा बोला कि भाई देखो 500 का प्रिंसिपल, मुझे 500 का स्टैंडर्ड मुझे गवर्न करते हैं कि मुझे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना ही करना है। उन्होंने बोला सर बिल्कुल करो, लेकिन करते करते वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। मुझे नजर आ रहा था कि वो चाह नहीं रहे हैं कि मैं सही तरीके से क्या करूं, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करूं, या फिर मैंने उसे रिकॉर्ड मांगे तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड नहीं दिए। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट के केसेस में जो मैं रिकॉर्ड मांगता हूं, जैसे 501 में आता है, दोनों को दो प्रोसीजर होते हैं, तो दूसरे प्रोसीजर में मुझे रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तो उस वाले केस में मुझे पता चल जाए कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रॉड की क्या है, पॉसिबिलिटी है। और लास्ट वाला क्या है, सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर द ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसए। मतलब जो एसए के अंदर तो है वो तो चाहिए ही चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ रहा है, मुझे और एडिशनल, अदर एडिशनल या फिर ऑल्टरनेटिव का यूज करना पड़ जाए। कब? जब मान लो वो कहते हैं ईयर एंड सेल्स टू हाई दैट यूजुअल, मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि जो ईयर एंड पे इन्होंने कुछ तो एडजस्टमेंट करी है, ईयर एंड की पूरे साल की सेल से भी ज्यादा हो गई है मार्च के महीने में, ऐसा तो नहीं होता, तो मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल चेक करना पड़ेगा। ये सारे केसेस क्या है, ये सारे केसेस एग्जांपल है किसके, आपकी अलर्टनेस के, कि आपको किन किन केसेस के अंदर अलर्ट होना पड़ता है सर, जब दो ऑडिट एविडेंस आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, अलर्ट हो जाओ। दूसरा, कोई इन्फॉर्मेशन मिले जिसकी वजह से उनकी रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाए, इंक्वायरी करना शुरू कर दो, क्वेश्चनिंग माइंड ले आओ। तीसरे नंबर पे जैसी कोई कंडीशन पॉसिबल फ्रॉड की नजर आती है, अलर्ट हो जाओ। और चौथे नंबर पे, जब भी आपको लगता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर मुझे मेरे को लगाए हैं उसके ज्यादा मुझे करने पड़ेंगे, और ऐसा कोई भी सिनेरियो या सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो उस केस में भी क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि नॉर्मल से अगर आपसे वो ज्यादा मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे खराबी या कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। यस और नो? यस सर। सर अब सिंपल सा लास्ट टॉपिक रह गया क्या, अगर आपको मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, आपको मेंटेन क्या करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, और अगर आप एक्चुअली में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा। पहले क्या पढ़ा कि अलर्ट कब होना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोलता है कि अलर्ट रहना, इन केसेस में अलर्ट हो जाना। अगर आप अलर्ट रहते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट उससे होता है ओ आई ए। बेनिफिट क्या होता है, ओ आई ए, क्या बेनिफिट होता है सर, सर ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। आप क्या नहीं करोगे, आप ओवरलुक नहीं करोगे, आप रिड्यूस कर दोगे रिस्क को। किसके रिड्यूस कर दोगे रिस्क को सर, रिस्क रिड्यूस हो जाता है किसका, अगर मैं अलर्ट रहूंगा और क्वेश्चनिंग माइंड रखूंगा, तो डेफिनेटली अगर मैं अलर्ट रहूंगा तो क्या मैं सब कुछ सही से चेक करूंगा, कुछ मेरे से ओवरलुक नहीं होगा। तो कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांस का मतलब याद है, सिग्निफिकेंट रिस्क पड़ते थे, कुछ अनयूजुअल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन वगैरह, उसको कहीं से भी क्या नहीं करना, वो रिलेटेड पार्टी को ढूंढ के निकाल लेना, जाने मत देना। उसको कैसे मिलेगी वो आपको, अगर आप अलर्ट रहेंगे तो। दूसरे नंबर पे, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजंस फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। आपने क्या करना है, जब आप ओवर जनरलाइज आप नहीं करोगे, रिड्यूस कर दोगे इसको, ओवर जनरलाइज करने का। जब ऑडिट एविडेंस से जो भी कंक्लूजन आ रही होगी, आप उसको अलर्ट होकर ध्यान से चेक करोगे तो सही रहेगा। आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करोगे तो उसे जनरलाइज नहीं कर दोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑडिट एविडेंस जो बोल रहा है, और अगर आपको लग रहा है आपको मोर कोरोबोरेटिव नहीं मिल रहा है, तो एडिशनल जो भी आपके पास प्रोसीजर है उसे यूज करो, वरना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। और लास्ट में, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions, आपने क्या नहीं करोगे, इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप कोई इनएप्रोप्रिएट assumption नहीं लेंगे कि मुझे कितना ज्यादा क्या करना चाहिए, नेचर क्या रहनी चाहिए, टाइमिंग क्या रहना चाहिए, एक्सटेंड क्या रहना चाहिए मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स का, चाहे वो रैप हो चाहे वो फैप हो। उस केसेस में भी आप सही तरीके से क्या कर पाओगे, टाइमली और एफिशिएंट मैनर में अपना ऑडिट भी कर पाओगे, और सही प्रोसीजर का यूज भी कर पाओगे, और उसकी वजह से आप अपने इवेल्युएट भी कर पाओगे रिजल्ट को। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। मैंने क्या बोला सर, मैंने सिंपल सी बात बोली, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करते हो तो कौन कौन से रिस्क कम हो जाते हैं। तो सर क्या क्या रिस्क कम हो जाता है, कि क्या नहीं करता मैं, कहीं ना कहीं मुझसे कोई ओवर जनरलाइज नहीं होता, कुछ भी मेरा ओवर जनरलाइज नहीं होगा, कोई भी कंक्लूजन वगैरह जनरलाइज नहीं करूंगा। दूसरा, ओवरलुक नहीं करूंगा कोई भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस को। और लास्ट में क्या कर पाऊंगा, कोई इनएप्रोप्रिएट assumptions नहीं लूंगा, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड। अगर मैं ये पूछूं किस चीज का रिस्क बढ़ जाता है, अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को मेंटेन नहीं करा, तो किसका बढ़ जाएगा, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं मुझसे ओवरलुक हो जाए। आपको आंसर ऐसे बनाना पड़ेगा। हो सकता है मैं ओवर जनरलाइज कर दूं कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए, या फिर मैं नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर को सही तरीके से ना लूं, इनएप्रोप्रिएट assumptions ले लूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और ये चार बातें कौन सी थी, कहां कहां पे आपको अलर्ट रहना होता है या अलर्ट होना होता है, बस ये खत्म तो सब कुछ खत्म। ये क्या है सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नेसेसरी है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस के लिए, बिल्कुल आपको क्रिटिकल असेसमेंट करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। द ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस द ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का रहने का मतलब ये है कि मैं हर चीज पर डाउट करने लगा हूं स्टार्टिंग से, नहीं। आपको जब तक डाउट ना क्रिएट हो या कोई सिचुएशन ना क्रिएट हो, जब तक आपको डाउट आ रहा है तब तक आपको डाउट नहीं करना, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डाउट कर सकते हो। अदरवाइज फिर उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना
पड़ता है कि ऑडिटर कंसिडर करनी पड़ती है कि जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो रिलायबल होएगी, जब तक मुझे कोई भी पॉसिबल फ्रॉड की इंडिकेशन ना मिले। और कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ता है, डिसरिगार्ड करना पड़ता है आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो आपको कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी कंपनी के बारे में क्या करता है, आपको बहुत कुछ बताता है। तो आप उसे यूज कर सकते हो कि आपको मैनेजमेंट के बारे में, उसकी इंटीग्रिटी के बारे में क्या लगता है। अगर आपको लगता है डाउट वगैरह, तो आप वहीं से अलर्ट हो जाओ। और कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ता है, नॉट रिलीव द ऑडिटर टू नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। तो आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चाहे ऑनेस्ट भी हो, उसका मतलब ये नहीं होता मतलब मैनेजमेंट बहुत सही है, मेरे को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नहीं रखना है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ऑनेस्ट है भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करने का। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे आपका टॉपिक क्या खत्म हो जाता है? यस सर, यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। हो सर, हमने 210 भी पढ़ लिया है, 220 भी पढ़ लिया है, और हमने ये भी कर लिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। आप दोनों को क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन चाहो तो देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे उसके बारे में बता दो। एंड आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मेरी हमेशा सेम रहती है, क्या बस मुझे इतना जानना होता है कि आप लोगों ने नया क्या सीखा, या कुछ ऐसा क्या सीखा जो आप लोगों को लगता था आपको ये चैप्टर आता है लेकिन स्टिल आप उसे सही तरीके से नहीं पढ़ रहे थे, या फिर आपको याद आप ज्यादा कर रहे थे जबकि याद कम करना था, समझना ज्यादा था, या कुछ ऐसे एरिया जिसके बारे में आपको पता तो था लेकिन उसे इतना डिटेल में या इतना डीप पढ़ना था आपको ये नहीं पता था। आप मुझे बताना अब ये चैप्टर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है या नहीं है, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी इस चैप्टर में या लर्निंग ज्यादा थी, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आप लोगों को लगता है मैंने आप लोग इतना एफर्ट करा, तो आप कमेंट करने का एक या दो एफर्ट तो कर ही सकते हो, छोटा सा कमेंट करके मेरे दो सवालों का जवाब जरूर देना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। जनवरी में आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मई में जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं बिल्कुल। तो प्लीज आप मेहनत करना बंद मत करना, मैं तुम्हारे लिए बंद नहीं करूंगा, तुम मेरे लिए बंद मत करना। दोनों मिलेंगे सीए बनने के बाद फिर से, जब तुम लोग आओगे और हम लोग किसी और जगह पे मिलेंगे, एक बहुत बड़ी ग्रैंड सी पार्टी में जहाँ पे सिर्फ चार्टर्ड आए होंगे, फेटर्निटी होगी हमारी, और हम लोग कह रहे होंगे कि सर हमने फाइनली मेड इट टू दैट लेवल कि आज हम एक रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है इस कंट्री के। एम आई श्योर? एम आई श्योर? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत तगड़ी तरीके से श्योर हूँ कि तुम लोग पक्का क्या बनने वाले हो, सीए बनने वाले हो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कमेंट सेक्शन में कोई भी मन में मला लो, कोई भी टॉपिक हो जिसको डिफिकल्ट लग रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में जाना और चुपचाप बस लिख देना। आप लिखोगे और मैं उसका सॉल्यूशन ले आऊंगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।